सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन डिस्कस करने वाले हैं, जो हमने पिछली वीडियो से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहाँ पे हम सेंट्रल वैल्यू के अराउंड, मतलब सेंट्रल वैल्यू को देखकर डेटा की पता लगाते थे कि हमारा डेटा कैसा होगा। उसमें हमने मीन मोड मीडियन देखे थे, कैसे उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मतलब यहाँ पे हम सिर्फ मीन मोड मीडियन के साथ नहीं खेलने वाले, सिर्फ सेंट्रल वैल्यू के साथ नहीं खेलने वाले। तो ऐसी क्या नीड पड़ गई हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन पर आने की? क्या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सफिशिएंट नहीं थे ये बताने के लिए कि हमारा डेटा कैसा है, और दो डेटा को कंपेयर करने के लिए क्या वो सफिशिएंट नहीं थे? तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और देखेंगे कैसे सेंट्रल टेंडेंसी की लिमिटेशंस जो थी वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ने कवर कर ली। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि डिस्पर्जन होता क्या है आखिरकार। तो डिस्पर्जन रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द वैल्यूज़ इन अ डेटा सेट वेरी अराउंड सेंट्रल वैल्यू। जो भी वैल्यूज़ है मेरी डेटा सेट पे, वो सेंट्रल वैल्यू के अराउंड कैसे वेरी कर रही है, मतलब कितना दूर है उसके, कितना पास है। सेंट्रल वैल्यू मतलब मीन हो गया, मीडियन हो गया, ये सेंट्रल वैल्यूज़ है। तो इनके अराउंड कैसे वेरी कर रही है डेटा सेट में, तो उसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। ये हमें आइडिया देता है कि हमारा जो डेटा है वो कितना स्प्रेड आउट है। मतलब लेट्स सपोज मेरा मीन है 50, तो 50 अगर मीन है मेरा, तो उस 50 के आसपास वाली जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी ज़्यादा स्प्रेड आउट है, उसमें डिस्पर्जन ज़्यादा है, तो मतलब स्प्रेड आउट वो बहुत ज़्यादा है, दूर दूर है, जैसे 100 के पार या फिर 1 के करीब अगर मेरा मीन 50 है तो। और अगर डिस्पर्जन कम है तो मतलब वो कम फैली हुई है, कम स्प्रेड है, कम वेरिएबिलिटी है उसमें, तो मतलब कि वो सेंट्रल वैल्यू के पास पास है। तो ये हमें डिस्पर्जन बताता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें, कंसिडर द सीरीज 7, 8, 9, 10, 11, ये मतलब ये आपको तीन सीरीज़ दे रखी है। इन ऑल द थ्री केसेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 5 है और मीन जो है वो 9 है। सब में अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो मीन 9 ही आएगा, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 5 है। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें बता पा रहा है कुछ डेटा के बारे में? नहीं बता पा रहा। सेंट्रल टेंडेंसी हमने किया है क्यों था, मीन मोड मीडियन क्यों किया था? क्यों? मीन मोड मीडियन था क्या? सेंट्रल टेंडेंसी था क्या? वो एक ऐसी सिंगल वैल्यू थी, वो एक ऐसी सिंगल रिप्रेजेंटेशन थी जो कि पूरे के पूरे डेटा को डिपिक्ट कर रही है ना, यही थी ना। पर यहाँ पे अगर आप देखो, मेरे पास तीन डेटा सेट है, ये पहला डेटा सेट है, ये दूसरा डेटा सेट है, ये तीसरा डेटा सेट है। तीनों के तीनों में जो सेंट्रल वैल्यू आई है वो तो 9 आई है, 9 आई है ना। तो अब ये सिंगल वैल्यू थ्री डिफरेंट डेटा सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है? रिप्रेजेंटेशन तो यूनिक होना चाहिए ना, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, कोई दो तीन क्रिकेट टीम्स हैं, वो मैच खेल रही हैं और ये उनके रिस्पेक्टिवली स्कोर्स हैं, इतने स्कोर्स बनाए हैं उन्होंने, तो क्या मैं सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करके ये बता पाऊँगा कौन सी टीम अच्छी है? ये बताओ पहले आप मुझे। नहीं बता पाऊंगा ना, क्योंकि तीनों टीम्स की सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन जो है वो तो 9 आ रही है। और तो क्या मैं इस वैल्यू से बता पाऊंगा कौन सी टीम अच्छी है? नहीं बता पाऊंगा। तो इसीलिए मेरा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर जो आइडिया था वो रिजेक्ट हुआ। सो यहाँ पे क्या लिखा है, दस आप नोट्स बना सकते हो साथ साथ। ठीक है, दस वी सी दैट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर इन एडिक्वेट टू गिव अस द कंप्लीट आइडिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। दे मस्ट बी सपोर्टेड और सप्लीमेंटेड बाय सम अदर मेजर, और इसी मेजर को हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं, जिसका मतलब स्कैटर्डनेस होता है, विच गिव्स द आइडिया अबाउट होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो होमोजेनिटी या हेट्रोजेनिटी के बारे में बताता है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन कितने तरह के होते हैं ये पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि रेंज हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया। क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी होता है। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए इन सबको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो रेंज बेसिकली मेरा क्या होता है, ये डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज ए माइनस बी। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मतलब लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। सारे एक एक करके भी देखेंगे, पहले थ्योरी देख लेते हैं। आई रिपीट, हम ये पहले थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद सारे फार्मूलाज, उसके एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करेंगे। तो सारा आपको इस एक वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इतना सब कुछ एक वीडियो में आपको मिल रहा है, वो भी कोर्स स्पेसिफिकली फॉर जनरल इलेक्टिव। ठीक है, तो स्पेसिफिकली है ये जनरल कलेक्टिव के लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। रेंज देख लेते हैं। तो रेंज एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस के चांस बहुत सारे। ऑब्वियसली ये हमें नहीं बता पाएगा कि हमें मेरा जो डेटा है वो कितना स्कैटर है और कितना ज़्यादा फैल रखा है। ठीक है, चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। तो इसलिए मैंने क्या कहा, जो रेंज मेरा है वो बिल्कुल भी रिलायबल मेजर नहीं है डिस्पर्जन का, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है। बीच की वैल्यूज़ पे तो वो डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो ये एग्जैक्ट स्कैटरनेस हमें नहीं बता पाएगा। ठीक है, इसलिए हम अनदर मेजर पे आते हैं, विच इज़ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इज़ डेफिनेटली अ बेटर मेजर देन द रेंज, एज इट मेक्स यूज़ ऑफ 50% ऑफ द डेटा। 50% ऑफ डेटा का यूज़ कर लेता है, पर ये इग्नोर कर देता है 50% ऑफ डेटा, इसलिए इसको भी रिलायबल मेजर हम नहीं कह सकते हैं।
ठीक है, फाइन, ये चीज़ समझ में आई। तो इसका ये बेसिक सा फॉर्मूला है जहाँ पे इसको थर्ड क्वार्टाइल कहते हैं और इसे फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सारा भी हम डिस्कस करेंगे धीरे आगे वीडियो में। ठीक है, पहले हम ये थ्योरी ले रहे हैं, तो थ्योरी आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो ये भी 50% ऑफ डेटा को जो है वो इग्नोर कर देता है। ठीक है, फाइन, इधर है ना 1/2 ऑफ Q3 माइनस Q1, तो ये 50% ऑफ डेटा को ही काम में लेता है, 50% को इग्नोर करता है, इसलिए हमें मीन डेविएशन की नीड पड़ गई। मीन डेविएशन भी बहुत सिंपल है, आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो मीन डेविएशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है जहाँ पे एक्स आई सारे ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3, ए जो है वो हमारा एज्यूम्ड मीन होता है। अच्छा, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन नहीं होता, वो एज्यूम्ड मीन मेथड वो तो मीन निकालने का होता है ना, ये वाला ए जो है वो एवरेज होता है बेसिकली। ये एवरेज मीन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है। ठीक है, आई रिपीट, ये एज्यूम्ड मीन नहीं है, ये एवरेज है। यहाँ पे मीन मोड मीडियन कुछ भी आ सकता है। अगर मीन है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन होगा, मोड है तो मीन डेविएशन अबाउट मोड, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एन जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है एक्स आई माइनस ए, ये रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट वैल्यू को ऑफ द डेविएशन। एक्स आई माइनस ए क्या है? एक्स आई मतलब एक्स आई माइनस ए क्या होता है? ये डेविएशंस है ना, कि मतलब सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर है मेरी सारी वैल्यूज़। तो इन डेविएशंस का नेगेटिव साइन जो होता है उसको तो ये इग्नोर कर देता है, इसलिए इसका ड्रॉबैक है, इसलिए हमें अगले पे जाना पड़ेगा। तो ड्रॉबैक इसका क्या है? इट इग्नोर्स द नेगेटिव साइन विच रेंडर्स इट यूजलेस फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम कर ही नहीं सकते इसमें, नेगेटिव साइन इग्नोर करना कोई छोटी बात है क्या? आप मुझे बताओ। तो इसलिए हमने क्या कहा कि मीन डेविएशन हम इग्नोर करेंगे, मीन डेविएशन भी रिलायबल नहीं है। तो मीन डेविएशन लीस्ट होता है व्हेन टेकन फ्रॉम द मीडियन, तो ये बात भी याद रख लेना, ये एमसीक्यू या फिलिप्स में आ सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, और हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने किया क्या, पहले हम क्या कर रहे थे, डेविएशंस की एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड्यूलस ले रहे थे, यहाँ पे हम उसका स्क्वायर ले रहे हैं। तो स्क्वायर जब हम कर देंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन को इग्नोर करने वाली बात तो कोई हुई ही नहीं। ठीक है, फाइन, तो ये हमने यहाँ पे करा। यहाँ पे ये जो चीज़ है, दिस ओवरकम्स द ड्रॉबैक ऑफ इग्नोरिंग साइंस इन मीन डेविएशन। ठीक है, फाइन, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड द वेरिएंस। इसी का जब मैं स्क्वायर कर लूँगा तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, फाइन। तो अगर आगे हम देखें, इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड एफ आर लार्ज, अगर मेरे ऑब्जर्वेशन और उनकी फ्रीक्वेंसीज दोनों ही बहुत ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर टेडियस हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा और वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन दैट केस वी टेक डेविएशन फ्रॉम ए, जनरली द पॉइंट इन द मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मच कन्वीनियंट थ्रू द फार्मूला इज़ मच कन्वीनियंट दो द फार्मूला इज़ ट्रू इन जनरल। तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे, ये सारा हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करवा रखा है मैंने आगे क्वेश्चंस में, तो वीडियो में बने रहना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट ऑफ द टू सैम्पल्स हैज़ 100 आइटम्स विद मीन 15 एंड सिग्मा 3। सिग्मा क्या है? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर होल ग्रुप में 250 आइटम्स हैं और उसका मीन इतना दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना दे रखा है। ठीक है, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकेंड ग्रुप। ठीक है, फाइन। तो बेसिकली 2 सैम्पल्स है हमारे पास और एक सैम्पल का डेटा दे रखा है और पूरे कंबाइंड डेटा भी दे रखा है, पर सेकंड का हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंबाइंड फार्मूलाज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, देखते हैं अभी कैसे यूज़ करेंगे। n1 यहाँ पे 100 दे रखा है, मीन भी दे रखा है, सिग्मा ये फर्स्ट सैम्पल का है, और n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 भी दे रखा है, और n2 यहाँ से आ गया। तो ये देखो, ये फार्मूला है, ये जो फार्मूला है ना, ये मेरा फार्मूला है कंबाइंड मीन का, इसे याद कर लो, पेपर में आ सकता है। बस इसी को मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी। अब सिमिलरली मैं वेरिएंस के लिए करूँगा। कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो, ये होता है। ठीक है, ये होता है किसका? कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला। तो बेसिकली n1 प्लस n2 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो ये बनेगा वेरिएंस का फार्मूला। ठीक है, n1 सिग्मा 1 d1 दोनों का स्क्वायर, n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर और n1 प्लस n2 नीचे है, एक ही बात है ना। बस इनकी वैल्यूज़ पुट करी तो मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई किसकी, इस चीज़ की पूरी वैल्यू आ गई सॉल्व करके। और जब हमने आगे सॉल्व किया तो क्या हुआ, तो आगे सॉल्व किया तो हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला आ गया विच इज़ 4। वेरिएंस तो हमारे पास यहाँ पे 69 ना, वेरिएंस हमारे पास क्या होता है, वेरिएंस स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो जब सिग्मा 2 स्क्वायर यहाँ पे 16 आया तो ये सिग्मा 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, √16 विच इज़ 4। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल है। चलिए एक थ्योरम भी देख लेते हैं, वेरिएंस ऑफ कंबाइंड सीरीज़। तो अगर n1 n2 साइजेस हैं मेरे किसी सैम्पल के, ठीक है, x1 x2 उनकी मीन है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड सीरीज ऑफ साइज n1 एंड n2 इज़ गिवन बाय, तो ये किसका फार्मूला है? तो देखो ये वही है ना,
ये हमने डिस्कस किया था ना अभी पीछे, कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला 1/n1 प्लस n2 n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। इसी का अगर मैं यहाँ पे रूट ले लूँगा, मतलब इस पूरे का अगर मैं रूट यहाँ पे ले लूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो वो वाला जो फार्मूला बनेगा वो मेरा बन जाएगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। ठीक है, तो तीनों फार्मूला आपने याद रखने हैं। पहला कौन सा, कंबाइंड मीन का फार्मूला, देखो यहाँ पे भी लिख रखा है, अभी पीछे भी आया था। तो कंबाइंड मीन का फार्मूला आपने याद रखना है, कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला याद रखोगे, एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये थ्योरम हमने यहाँ पे डिस्कस करी। ये सारी चीज़ें आपको वैल्यूज़ वगैरह जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो d1 d2 है ये भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये मिस हो गया, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो d1 की वैल्यू आती है x1 बार माइनस x बार, मतलब बेसिकली ये डेविएशन है ना, फर्स्ट की डेविएशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की डेविएशन फ्रॉम द मीन तो कितना हो गया, x1 बार कितना था, x1 बार, इसको डिलीट कर देना प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पे d1 हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, x1 बार माइनस x बार। तो x1 बार तो क्वेश्चन में दे रखा है 15, x बार 15.6 हमने कैलकुलेट किया था, है ना, नहीं ये भी दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ कंबाइंड का भी दे रखा है ना। तो यहाँ से x1 बार आ गया, मतलब नहीं यहाँ से d1 आ गया। अब d2 के लिए x2 बार माइनस x बार, तो यहाँ से ये आ गया। तो d1 d2 के फार्मूला यहाँ पे पुट करें, तो यहाँ से कंबाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, कर लोगे ना, आसान है ये सब। चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब सारे एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब डिस्कस करेंगे, सबके फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आगे का सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। वेन एवर वी वांट टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज विच डिफर वाइडली इन देयर एवरेजेस, हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन यूज़ करते हैं। और ये बहुत सारे हैं, तो अब जो क्वेश्चन आपको बोलेगा निकालने के लिए वो आप निकालोगे। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन बेस्ड अपॉन रेंज का फार्मूला होता है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, जहाँ पे a और b क्या है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू रिस्पेक्टिवली, ऑब्वियसली, है ना। सी डी क्वार्टाइल डेविएशन के बेस पे अगर हम निकालेंगे तो उसका ये फार्मूला होता है। देखो फिर अगेन बहुत सिंपल है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। अगर मीन डेविएशन के उस पर निकालेंगे तो मीन डेविएशन अपॉन एवरेज फ्रॉम विच इट इज़ कैलकुलेटेड। तो मीन डेविएशन अपॉन मीन हो जाएगा बेसिकली, एवरेज फ्रॉम विच इट इज़ कैलकुलेटेड इज मीन ओनली, राइट, एवरेज फ्रॉम विच इट इज़ कैलकुलेटेड इज मीन ओनली, राइट। तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला। और बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन कर लोगे विच इज सिग्मा अपॉन एक्स बार। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगला टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है 100 इंटू सिग्मा बाई एक्स बार, जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये मीन है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक एनालिसिस हुई मंथली वेजेस की पेड टू द वर्कर्स ऑफ टू फर्म्स, मतलब दो कंपनी ए एंड बी, उनकी एनालिसिस हुई। ठीक है, ये एनालिसिस हुई है। तो यहाँ पे बोल रहा है विच फर्म हैज़ अ लार्जर वेज बिल, लार्जर वेज बिल किसका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्म ए की हमने n1 और x1 बार दे रखा है ना, तो इसका हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज का फार्मूला यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, टोटल वेज पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर। तो टोटल वेज पेड यहाँ पे पूरा फार्मूला आ गया, और सेम हमने फर्म बी का किया। ये तो ठीक है, पर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो इधर यूज़ करेंगे। किस में ज़्यादा वेरिएबिलिटी है ये पता लगाने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। तो दोनों हमने यूज़ किया, दोनों की वैल्यूज़ निकाली, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा आएगा उसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यही बताता है हमें बेसिकली कि किसकी, मतलब जो डेटा सेट मुझे दे रखा है उसकी वेरिएबिलिटी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो फर्म बी हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल वेजेस। फाइन, तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का टॉपिक भी फिनिश होता है। तो एक और चीज़ यहाँ पे थर्ड पार्ट भी है इसका, कि इसका एवरेज मंथली वेज निकालो। एवरेज मंथली वेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको अब कंबाइंड से मतलब है ना। तो इधर हम कंबाइंड मीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है बेसिकली, आपका कंबाइंड मीन है। ठीक है, तो जब हमने कंबाइंड मीन का फार्मूला यही होता है ना, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बाय n1 प्लस n2, ये आ गया कंबाइंड, है ना, ₹180। और हेयर वी फाउंड कंबाइंड वेरिएंस या मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऐसे क्वेश्चन में हम अभी देख लो कैसे कब क्या यूज़ करना है। तो हम ये कंबाइंड का यूज़ करते हैं। कंबाइंड वेरिएंस के लिए हमने क्या किया, क्योंकि सेकंड पार्ट कह रहा है वेरिएंस बताओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ऑफ ऑल द वर्कर्स टेकन टुगेदर। तो यहीं से आपको हिंट मिल गया कि हमें कंबाइंड से मतलब है, और कंबाइंड का फॉर्मूला यहाँ पे निकाला, तो इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है ये, तो इसमें क्या बताना मैंने, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फिनिश करते हैं। फिर क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला देख लेते हैं कि मतलब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला होता है हमारे पास Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फाइन। इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल
रेंज, ये इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो Q1 है, Q1 को हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल और Q3 को हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई डेटा है 2587, ठीक है, लेट सपोज ये मेरे पास डेटा है। तो तो इसमें तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 2578, 2 यहाँ पे मेरा हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा मेरा Q3। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा 7 - 2 डिवाइड बाय 2, मतलब 5/2 विच इज़ 2.5। जितना ज़्यादा मेरा क्वार्टाइल डेविएशन आएगा ना डेटा का, अगर मेरा क्वार्टाइल डेविएशन ज़्यादा होता है तो दिस इम्प्लाइज जो मेरा डिस्पर्जन है वो भी उसमें ज़्यादा होता है, और अगर क्वार्टाइल डेविएशन कम है तो दिस इम्प्लाइज डिस्पर्जन भी कम होता है। ठीक है, सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली हमें एक रफ आइडिया देता है कि जो भी मेरे डेटा पॉइंट्स है ना, डेटा पॉइंट्स वो सेंटर्ड कहाँ पर है, वो सेंटर्ड कहाँ पे हो पा रहे हैं, मतलब कि जो भी मेरा डेटा है, चाहे वो सेंडिंग है डिसेंडिंग में मुझे लिखा है या फिर वो मिक्स में लिखा है। ठीक है, जैसे मिक्स में अगर वो होता है तो मतलब उसे ऑर्डर में लेके आते हैं, जैसे सेंडिंग डिसेंडिंग ये प्रीवियस क्लास में बताया था, है ना, अभी भी हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। बट उसको सेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करके उसकी सेंटर वैल्यू क्या होती है, उस पूरे डेटा की सेंट्रल वैल्यू क्या होती है, ये हमें मतलब वो जो मेजर होता है उसे हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एंड लेट मी टेल यू, अगर हम उसको सेंट्रल वैल्यू बता पाते हैं ना तो ही डेटा के बारे में इतना कुछ पता लग जाता है। ठीक है, जैसे हम अभी एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हम मीन मोड मीडियन निकाल पाएंगे, थोड़ा सा रिवीजन भी होनी चाहिए तभी तो लेवल टॉपिक में मास्टरी पाएंगे ना। अगर बिल्कुल बेस स्टार्ट करें, एक एग्जांपल लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल हो गया, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं रन स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन इन देयर लास्ट 10 मैचेस, और ये इनको बेसिकली मैं डेटा पॉइंट्स कहता हूँ जो कि ऑर्डर में नहीं है, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं अरेंज करे हुए हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस डेटा रन का बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी दोनों का मुझे मीन एंड मीडियन निकालना है। कैसे निकाल सकता हूँ, तो मीन निकालने का फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है, एक्स बार, इसको हम मीन कहते हैं। मीन का सबसे बेसिक फॉर्मूला हमारा होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ये सारे मेरे ऑब्जर्वेशन यानी डेटा पॉइंट्स हैं, इन सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की एग्जैक्टली मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो यहाँ पे 10 है, ये कहते हैं लास्ट 10 मैचेस। तो ये मेरा मीन का फॉर्मूला। इसी को हमने थोड़ा सा एडवांस बना दिया क्योंकि हम हाई क्लासेस में आ गए, ऐसे स्टेटमेंट वाले फॉर्मूला तो नहीं देखना है, हम मैथमेटिकल फॉर्मूला नंबर्स के साथ करेंगे। तो मीन यानी एक्स बार का जो फॉर्मूला निकल कर आया वो था 1 डिवाइड बाई एन समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक एक्स आई, ये मेरा निकल कर आ गया मीन का फॉर्मूला। बेसिकली यहाँ पे मेरा एन क्या है, एन है मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे मेरा आई की वैल्यू देखो 1 से लेकर एन तक है, यानी x1 x2 x3। x1 का मतलब पहला डेटा आइटम कौन सा है, दूसरा डेटा आइटम कौन सा है, तो बेसिकली वो स्टेटमेंट को हमने ऐसे फॉर्मूले में लिख दिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला था क्या निकालने का, मीन निकालने का। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन ना 2 फॉर्मूले लेकर आता है हमारे लिए, बिकॉज केस हमारे पास 2 है। केस 1 ये कहता है कि जो मेरा बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना वो ऑड, तो अगर एन मेरा ऑड है यानी एन की वैल्यू मेरी ऑड आई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड, तो इस केस में जो मेरा मीडियन निकल कर आता है ना ऑड नंबर के केस में, ऑड के केस में होता है n+1/2 विच उस सीक्वेंस बेसिकली उसकी, ठीक है, जो डेटा आइटम की लिस्ट थी, ये n+1/2 इसको ऑब्जर्वेशन टेबल में चाहिए ना, ये क्या होता है मेरा मीडियन, इतना आसान। अब एक केस 2 निकल कर आता है कि क्या हो अगर मेरा n इवन हो, अगर मेरा n इवन है तो यहाँ पे जो मेरा मीडियन निकल कर आता है ना, मीडियन होता है n/2h वाली ऑब्जर्वेशन और साथ साथ n/2 + 1h वाली ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये बेसिक से फॉर्मूले थे हमारे मीडियन एंड मीन की। ठीक है, अब यही मीन एंड मीडियन आप उस प्रीवियस डेटा में निकाल के ट्राई करो। बेसिकली मैं वो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये बैट्समैन ए के लास्ट 10 ईयर्स के क्या है लेकर आया है अपने स्कोर्स लास्ट 10 मैचेस। ठीक है, अगर मुझे बोला है कि इस केस में मुझे मीन निकाल के दिखाओ, यानी मुझे एक्स बार निकालना है जिसका फॉर्मूला 1/n समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n तक एक्स आई होता है ना। तो ये मीन में कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे तुम्हें पता है 10 मैचेस है तो 10 है, तो हेयर n की वैल्यू मेरी 10 है। अभी एक्स आई क्या मतलब 1 से लेकर 10 तक जा रहा है, x1 ये है, x2 ये है, x3 ये है, यानी x10 तक जा रहा है, एंड इनका हमें समेशन करना है, सम करना है। ठीक है, तो जब आप ये करोगे यानी कि मेरा मीन कितना होना चाहिए 30 + 91, यहाँ पे कितना है 123, 123 प्लस ये तो 0 है, 64 + 42 कितना होता है 106, प्लस 80 + 30 110, प्लस 5 + 117 इज 122, तो ये 122 लिख दिया, और ये क्या है 71 है ना, तो प्लस कर देते हैं 71। ठीक है, इस पूरे को डिवाइड करना है 10 से, क्या आंसर निकल रहा है एक्स बार इक्वल टू, इनको प्लस करें तो कितना आ रहा है 229 आ रहा है, 229 प्लस ये कितना आ रहा है 232, 232 + 71 डिवाइड बाई 10, इसको अब यहाँ पर रखता हूँ मैं। अब कितना आया 229 + 232 + 71 बाई 10, तो जब इन दोनों को हम करेंगे तो आ रहा है 461, 451 आ रहा है, देख रहे हो 3 + 2 5 एंड +1 कैरी ओवर वाला भी, तो 461 + 71 बाई 10, एंड जब आप इसको करोगे तो कितना आ रहा है, इनको प्लस करो तो कितना आ रहा है देखो 6 + 7 13, 1 कैरी 532 डिवाइड बाई 10,
विच इज माई 53.2 एंड अगर हम डेसिमल वैल्यू ना कंसिडर करें बिकॉज यहाँ पे डेसिमल वाला कुछ है नहीं, तो इसका मीन बेसिकली 53 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? 53 निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये मीन वैल्यू यानी कि जो मेरा डेटा है वो इसमें सेंटर्ड होगा 53 के नाम। इससे हमें पता लगा, ठीक है, कि मतलब इसके जो डेटा हमने कलेक्ट किया था, जो उसने मैचेस किए हैं उनके स्कोर्स का, अब वो डेटा इसमें सेंटर्ड है, यानी कि एक सिंगल वैल्यू जो डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है वो 53.2 है। ठीक है, ये मीन मुझे इस डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए बताएगा। मीन मतलब इसके लिए एवरेज वैल्यू है। मीन का ही दूसरा नाम क्या होता है? एवरेज वैल्यू। तो अगर मैं किसी को बताना होगा कि आपका एवरेज स्कोर कितना रहा है इन 10 जिसमें, तो 53 बोलेगा। एवरेज स्कोर 53 है, ठीक है, ठीक खेल रहे हो, जैसे कम हो तो आप नहीं ठीक खेल रहे हो। बेसिकली मुझे एक रफ आइडिया सा जाए, रफ आइडिया जाए, ठीक है, 53.2 के अराउंड आप समझो इतना एवरेज है जो हम स्कोर में लिखा है, मैचेस में स्कोर आ रहा है, ये एवरेज वैल्यू है। तो इस सिंगल पॉइंट ने, सिंगल डेटा आइटम ने मुझे बता दिया कि मेरा जो डेटा आइटम इससे सेंटर है, ये पूरे पूरे स्कोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगल टर्म से, दैट इज एवरेज। ये सोच, ठीक है, तो रफ आइडिया मिल गया कि हाँ ये स्कोर में इसके आसपास है, ये एवरेज जो मेरे स्कोर का 53.2, ठीक है, फाइन फाइन। तो 53.2 यहाँ पर आएगा। अब अगर मुझे इसका मीडियन निकालना हो, मीडियन में कैसे निकालूंगा? बैट्समैन ए का मैं निकालूंगा, बैट्समैन बी आपको कर सकते हो, ठीक है, ट्राई करना, बैट्समैन बी का निकालना, ठीक है। बैट्समैन ए का अगर मुझे मीडियन निकालना फॉर्मूला आता है एन, अगर एन ऑड है तो ये वाली टर्म मीडियन, यहाँ पे इवन है, इवन कैसे है, इवन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे 10 मैचेस के स्कोर रखते हैं, 10 इज इवन नंबर। तो मीडियन निकालने से पहले हमेशा हम क्या करते हैं, ऑर्डर में निकालते हैं। ऑर्डर में अगर मैं लिख रहा हूँ तो ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग निकालिए, चलो आप देख लो, नंबर लिखेंगे 0,30 तो नहीं है, 5 है, 0,5 में लिख लूँ जल्दी से, फिर ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया इसमें, ये मैंने इसमें क्या कर दिया, इसको अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। अब मीडियन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है कि n/2 टर्म या फिर n/2 प्लस 1 टर्म होनी चाहिए इवन के लिए। तो n यहाँ पे 10 है, तो ये वाली टर्म, और मैं इसके लिए कैसे तो 10/2 प्लस 1 यानी कि मेरी फिफ्थ टर्म, ये फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या है 42 एंड 64, ये इसका क्या है मीडियन। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि 42 एंड 64 जो है वो मेरी n/2 टर्म और n/2 प्लस 1 टर्म कर रहा है। मीडियन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ही टर्म्स का एवरेज लेना पड़ेगा, एवरेज। तो 42 प्लस 64/2 मेरा 106/2 दैट इज 53, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मीन कितना निकल कर आया 53 एंड यहाँ से मीडियन कितना निकल कर आया 53। अब देखो एक वो आ रहा है कॉन्सेप्ट आ रहा है यार। अब आप सेम चीज़ क्या करोगे, बैट्समैन बी के लिए कैलकुलेट करोगे। सिमिलरली फॉर बैट्समैन बी, जब आप बैट्समैन बी के लिए कैलकुलेट करोगे ना, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि उसका मीन भी 53 आ रहा है और उसका मीडियन भी 53 आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, बैट्समैन ए का भी मीन मीडियन एक ही है और बैट्समैन बी का भी मीन मीडियन सेम है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यूज थी ना और जो इसकी वैल्यूज थी वो डेटा आइटम्स यानी डेटा पॉइंट्स थे वो एक सिमिलर एक सेम वैल्यू पर सेंटर है बैट्समैन ए के लिए बैट्समैन बी के लिए। तो अगर मुझे डेटा को एनालाइज करना हो या इंटरप्रेट करना हो तो क्या मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि बैट्समैन ए और बैट्समैन बी की परफॉर्मेंस सेम है? आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे बताओ, कहना चाहिए कि बैट्समैन ए और बैट्समैन बी की जो परफॉर्मेंस है वो सेम है क्योंकि जो डेटा पॉइंट्स है वो एक ही सेम वैल्यू पे सेंटर होते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी दोनों की मेजर एक ही है, तो क्या उनकी परफॉर्मेंस सेम है? नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इधर तो बैट्समैन ए बैट्समैन ए ने उतना कम भी स्कोर रखा है और इतना ज़्यादा भी स्कोर अचीव किया है, 70 0 स्कोर है। बट बैट्समैन बी ने तो एक ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट वेरिएशन से चल रहा है, 50 के आसपास ही घूम रहा है, 50 के आसपास ही घूम रहा है, 52 के आसपास। तो इन दोनों की परफॉर्मेंस तो सेम नहीं हो सकती, यानी कि जो मेरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला आइडिया था वो यहाँ पे नेगेटिव आया, यानी उससे हमें कुछ पता नहीं चलता। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर तो निकाला, जिससे पता लगा कि कौन अच्छा है, दोनों सेम आ गया, दोनों सेम तो है नहीं। तो इससे पता चलता है कि हमारी एक नीड है कि हम सेंटर वैल्यू के आसपास वाली वैल्यूज को भी कंसीडर करें, क्योंकि आसपास वाली वैल्यूज किस तरीके से फैल रखी है, यानी स्कैटर होती है, किस तरीके से स्कैटर होती है, स्प्रेड आउट होती है। एंड इसीलिए यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी काम ना के मेजर ऑफ डिस्पर्शन काम आया, जो हमारा 11th टॉपिक है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मैंने आपको रेंज मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एक एक डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैसे होता है, ठीक है, फाइन। तो सेंट्रल टेंडेंसी कोई काम नहीं आया, इससे पता चलता है कि सेंटर वैल्यू के आसपास कैसे स्प्रेड आउट होते हैं डेटा पॉइंट्स में, उनके कंसीडरेशन अपनी देखनी चाहिए। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और सबसे पहला क्या है, रेंज। अब हम सबसे पहला मेजर ऑफ डिस्पर्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज रेंज। रेंज मेरा बेसिक सा होता है, बहुत बेसिक है, डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू, यानी इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके मेरा रेंज निकल कर आता है। अब रेंज बेसिकली मेरा बताता है कि मेरा जो डेटा है ना वो किस तरीके से स्कैटर होगा, किस तरीके से, मतलब कौन ज़्यादा स्कैटर है कौन कम स्कैटर है, वो कैसे। सेम वही बैट्समैन वाला एग्जांपल ले चलेंगे। बैट्समैन ए की बात करूँ तो ज़्यादा स्कोर उसका याद करो 117 था एंड सबसे लेस वाला 0 था, तो इसका अगर मैं रेंज निकालूँ तो ये 117 आती है। एंड बैट्समैन बी के लिए अगर आप देखोगे, बैट्समैन बी वाला भी आपने नोट किया होगा सारी डेटा वैल्यूज, तो बैट्समैन बी का अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट वाली 60 50 के आसपास चलती है और सबसे लोएस्ट उसमें 46 थी। ये कैलकुलेट करके मेरे पास रेंज जो है वो 14 निकल कर आ रही है। अब यहाँ पे रेंज नहीं बढ़ी, इधर रेंज इतनी कम आ रही है, रेंज कितनी आ रही है 14 आ रही है, तो रेंज यहाँ पे 14 ही निकल कर आ रही है और 117। इससे पता चलता है कि जो ये वाली रेंज आएगी बैट्समैन ए के जो डेटा पॉइंट्स है ना ये बहुत ही कम स्कैटर्ड हो रखे हैं, क्या हो रखे हैं, बहुत ही कम स्कैटर्ड हो रखे हैं, ठीक है। ये कम स्कैटर हो रहे हैं किसके बारे में पता चला मुझे, बैट्समैन बी, तो सॉरी बैट्समैन बी अगर मैं डेटा देखूँ, डेटा समझते हैं, बैट्समैन बी अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो बैट्समैन बी अगर आप देखो यहाँ पे सारे स्कोर आसपास है, 46 से लेकर 60 तक की रेंज में सारे आसपास है। तो यहाँ स्कैटर मतलब स्प्रेड आउट होना, पहला यहाँ पर जो फैलने वाली चीज़ कम हो रही है, स्कैटरेशन कम है, डिस्पर्शन कम है। बट यहाँ पर स्कैटरेशन देखो बहुत ज़्यादा, डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा, 0 से 117 का रेंज आ रहा है भाई, इतना बड़ा रेंज है, इतनी ज़्यादा डिस्पर्शन हो रखी है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा स्कैटरेशन हो रखी है और यहाँ पे स्कैटरेशन है ही नहीं, सारी वैल्यू क्लोज टू ईच अदर है, ये बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। तो रेंज बेसिकली मुझे एक आइडिया बता रहा है कि कौन ज़्यादा स्कैटर है कौन कम स्कैटर है। यहाँ से मुझे पता चला ये बहुत ज़्यादा कम स्कैटर है क्योंकि सारी वैल्यूज
क्या है, एक दूसरे के आसपास है, ये बहुत ही ज़्यादा स्कैटर हो रहा है। ये मीन में नेचुरल वैल्यू मेरी तो रेंज निकल कर आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा स्कैटर हो रहा है, ये बहुत कम स्कैटर हो रहा है। तो ये मुझे रेंज में डिस्क्रीन देता है। रेंज मुझे रफ आइडिया बताती है वेरिएबिलिटी का, वेरिएबिलिटी यानी कि स्कैटर मेरा डेटा हो रहा है। पर क्या मुझे रेंज यहाँ पे ये बता रही है कि सेंट्रल टेंडेंसी से, जो मेजर सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन वो डेटा में आ रहा है, उससे कितना ज़्यादा मुझे कितना ज़्यादा स्कैटर मेरा डेटा हो रहा है? क्या मुझे ये बता रही है, क्या मुझे ये बता रही है कि मेरा डिस्पर्जन में मेजर सेंट्रल टेंडेंसी से इतना ज़्यादा स्कैटर है, मेरे पास ये डिस्पर्जन है, ये बता रही है। 53 से तो नहीं बता रही, 53 से इतना ज़्यादा बाकी सारे जो डेटा पॉइंट्स है वो कितने दूर है, कितने पास है, वो तो नहीं बता रही। अगर मुझे 53 से पता लगेगा कि इतना ज़्यादा दूर है, कितनी ज़्यादा पास है, तो ही तो मैं दोनों की परफॉर्मेंस बता पाऊंगा कौन सा बैट्समैन अच्छा है, समझ रहे हो ना? है ना? लाइक अगर मैं इस केस से बात करता हूँ तो 53 से इतना दूर है, 0 कितना सा दूर है, 170 कितना दूर है, 42 कितना थोड़ा सा दूर है, 64 91 बहुत दूर, 30 बहुत दूर, तो यहाँ 53 से सारे आसपास, 50 48 58 57 सारे 53 के आसपास। तो 53 से मेरा डेटा पॉइंट कितना दूर है, कितना डिस्पर्स है, कितना स्कैटर फैल रखा है, कितनी दूर तक फैल रखा है, ये मुझे रेंज नहीं बता रही। रेंज मुझे ये बात नहीं बता रही, उसके लिए मैं कोई और मेजर डिस्पर्जन निकालूंगा, स्टैंडर्ड डिविजन, मीन डिविजन होता है, ये हमारे सिलेबस में यानी क्वार्टाइल डिस्पर्जन है ना, ठीक है। ओके, क्वार्टाइल डेविएशन है इसमें, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टडी करना है। तो वो दोनों मुझे बताएंगे कि किस तरीके से मेरा डेटा स्प्रेड आउट होगा, कि वो एक्चुअल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कितना दूर है। सेंट्रल टेंडेंसी पता लगे, उससे बाकी सारी डेटा पॉइंट्स कितने दूर है वो पता लगे, परफॉर्मेंस आता है, समझ रहे हो ना? एक बात मैंने बार-बार बोली है ना, तब वही हमें करना है। रेंज में लिखने मुझे आइडिया दे दे सैचुरेशन कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम। एक्जैक्टली नहीं बताएगी कितना स्कैटर है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, वो मुझे पता लगेगा किसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन से, एंड वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन यहाँ पे है जो हम स्टडी करेंगे, दैट इज मीन डेविएशन। तो यू नो मीन डेविएशन हम कैसे निकालते हैं? अब देखो मीन डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है ना, वो ऑब्जर्वेशन हमने एक्स से डिनोट करी थी पहले, उस एक्स से हम एक फिक्स पॉइंट ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लाइक अगर मेरा डेटा 2 5 6 7 9 है, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है, तो इसका मीडियन तो ये है, मीडियन क्या है इसका 6 आ रहा है, मुझे पता है कि इसका मीडियन कितना 6 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना डेविएशन करनी स्टार्ट करूँगा, मतलब आसपास के पॉइंट्स पता लगाने, सैचुरेशन या डिस्पर्जन पता लगाने। तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को मैं ले लूँगा ए, और यहाँ से मैं x माइनस ए रखूँगा, यानी 2 माइनस ए, 2 माइनस 6, 5 माइनस 6, 6 माइनस 6, 7 माइनस 6, 9 माइनस 6, ये कितना आ गया -4, ये कितना आ गया -1 0 1, और ये कितना आ गया 2 9 माइनस 6, ठीक है। तो ये बेसिकली मुझे ये चीज़ें पता लगी ना, ये मुझे बता रही है कि एक सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी से बाकी सारे डेटा पॉइंट्स किस तरीके से डिस्पर्स यानी स्कैटर हो रखे हैं, उसके मैंने डेविएशन निकाली अलॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी के अराउंड मैंने डेविएशन निकाली। 6 को मैंने अपना फिक्स पॉइंट ए माना, एंड इसमें से मैंने x5 माइनस ए कर दिया, x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, ये सब करके मुझे पता लगा कि ये वाला पॉइंट इतनी डेविएशन से, ये इतनी डेविएशन से, ये इतनी डेविएशन से। समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? हम जब भी मीन निकालते हैं ना, एंड जब भी हम सम करते हैं ऑफ द डेविएशंस ऑफ मीन, यानी मीन वैल्यू क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी है, एक सेंटर डेटा पॉइंट है जिससे अराउंड मेरा डेटा स्कैटर होता है ना, तो उस मीन से अगर हम निकालते हैं डेविएशन, जैसे मैंने आपको बताया x5 माइनस ए करके, तो सारी डेविएशन से आती है कुछ -3 -2 -1 एक 0 तक आती है, फिर 1 2 3 ऐसा आती है। तो सारी मतलब नेगेटिव वैल्यूज मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। अब जब आप इन सारी वैल्यूज का सम करोगे, तो सम ऑफ द डेविएशन ऑफ मीन वैल्यू की बात चल रही है, मीन वैल्यू का अगर आप सम ऑफ द डेविएशन करोगे तो हमेशा 0 आता है या नहीं आता? बता दो, देख रहे हो यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, वो हमेशा 0 निकल आता है। अब एग्जाम्पल बैट्समैन वाले चले, आप बता दो मुझे, कैमरा सेट करूँ तो ना वही बैट्समैन बी वाला एग्जाम्पल लेते हैं, बैट्समैन बी का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो उसका स्कोर से 53 46 48 50, ठीक है, ये स्कोर है। इसका अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं डेविएशन निकालना है मुझे मीन वैल्यू का, मीन कितना निकल रहा था, बैट्समैन बी के स्कोर 53 आया था। अब डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेविएशन कैसे निकालता हूँ, x5 माइनस ए करके, ए क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, एंड वो फिक्स पॉइंट हम जनरली सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर को लेते हैं, यानी यहाँ पे ठीक है। अब मैंने क्या करने वाले, हम यहाँ पे x1 माइनस ए करेंगे, x2 माइनस 53, x3 माइनस 53 एंड सो ऑन करके x10 माइनस 53 करना है, एंड उसका सम करेंगे, बस सामने चेक करना है, किसी बात नहीं। अब देख रहे हैं 53 माइनस 53 0, 46 माइनस 53 माइनस का 7, 48 माइनस 53 माइनस 5, 50 माइनस 53 माइनस 3, 53 0 आ गए, 58 माइनस 53 5, 60 माइनस 53 7, 57 माइनस 53 4, एंड 52 माइनस 53 माइनस 7 एंड प्लस 5 माइनस 7 प्लस माइनस 5 कर गया, माइनस 3 एंड ये कर गया, क्या बचा आपको? 0 बचा। देयरफॉर मैंने यहाँ पे कहा कि सम जो होगी ना, सम ऑफ डेविएशन ऑफ द मीन वैल्यू इज ऑलवेज 0। अगर ये 0 आने वाला है, और मीन डेविएशन का फॉर्मूला पता क्या होता है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द डेविएशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन का, एक मेजर ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। तो क्या मैं फॉर्मूला पे लगा पाऊंगा? नहीं लगा पाऊंगा भाई, सम ऑफ ऑल डेविएशन 0 आ गया तो मीन डेविएशन 0 आ जाएगी। इसीलिए यहाँ से मीन निकल कर आती है, सुना एक और स्टेटमेंट, यहाँ से हमारी एक मीन निकल कर आती है कि हमेशा हम रेफर करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ मीन डेविएशन को, यानी ये नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे आ रही थी ना, इनका कोई काम नहीं है, हम एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंसीडर करने वाले हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी -7 का मोड, 7 निकल कर पॉजिटिव होता है, तो ये सब 0 एंड 10 से मीन डेविएशन निकाल हमने सारे आएंगे, हम फॉर्मूले फॉलो करना नहीं है, सफारी में पूरा कॉन्सेप्ट लॉजिक समझा रहे हैं। आप देखते हैं अब हम डायरेक्टली रेडी होते हैं, परफेक्टली रेडी होते हैं कि हम एक्सरसाइज पे चलें, एग्जाम्पल्स करें, बट उससे पहले मैं आपको जनरल स्टेप बता देता हूँ, एक स्टेप की सीक्वेंस बता देता हूँ जो फॉलो करेंगे मीन डेविएशन निकालने के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है, अनग्रुप डेटा के लिए हम निकालने वाले हैं क्या, मीन डेविएशन। अनग्रुप यानी आपको ग्रुपिंग नहीं होती है, रैंडम डेटा को हम कंसीडर करें, फाइन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन के स्टेप लेते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है उस पर ध्यान देंगे। स्टेप 1 है, अब मीन डेविएशन निकालने के लिए मुझे फिक्स पॉइंट चाहिए, एक पता चले,
ए जब पता नहीं चलेगा कैसे पता लगेगा। तो बेसिकली मीन डेविएशंस निकालने के लिए करना क्या है, मुझे निकालनी है वो सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है फाइन। और जिसको हम यूज करेंगे मीन डेविएशन निकालने के लिए, एंड इसको हम डिनोट करेंगे, डिनोट बाय ए, एक फिक्स वैल्यू। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, इस पर ध्यान दोगे। अब हम फाइंड करेंगे डेविएशन ऑफ ईच एक्स आई फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट जो ए हमने निकाला। दैट इज अभी पहले बताया मैंने x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, सो ऑन करते करते xn माइनस ए तक, ठीक है। डेविएशन निकाली। स्टेप 3 में यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, स्टेप 3 में मैं निकालूंगा, मुझे पता है इसका सम करने से पहले मुझे चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू। तो फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यूज, यानी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x1 माइनस ए का मॉड, x2 माइनस ए का मॉड, सो ऑन xn माइनस ए का मॉड, ठीक है। xn माइनस ए का मॉड तक मैं इसे निकाल लेने वाला हूँ। एंड स्टेप 4 में फॉर्मूला लगाऊंगा, इतना सिंपल था, ठीक है। तो मीन डेविएशन कितनी हो जाएगी, i इक्वल टू 1 से लेके n तक। समेशन का करना है, डेविएशन का करना है, मीन का नहीं करना। मीन वाला तो हमने दिक्कत देखी ना, परफॉर्मेंस वाली दिक्कत आ रही दोनों बैट्समैन की, तभी तो हमने मेजर ऑफ दिस वर्जन लिखा है। तो यहाँ पे हम एक्स आई का ना करते हुए एक्स आई माइनस ए के एब्सोल्यूट वैल्यू को करेंगे डिवाइड टू से एन से करना है। तो ये मेरा यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आता है इसका मीन डेविएशन, ठीक है। एंड इसी को हम और क्या बता दूँ, इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि मीन डेविएशन 1/n फॉलो कर लेते हैं। समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक एक्स आई माइनस ए था, ए ही तो मेरा वो है मीन, तो एक्स बार और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये मीन डेविएशन है। या फिर हम कह सकते हैं कि मीन डेविएशन इज इक्वल टू 1/n समेशन i इक्वल टू 1 से n तक एंड एब्सोल्यूट वैल्यू हम ले लेते हैं एक्स आई माइनस कैपिटल एन। कैपिटल एन में मीडियन बताया था, कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी से हम डिस्पर्जन कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप मीन से करो या तो आप क्या करो, मीडियन से कर लो। 1/n समेशन एक्स आई माइनस कैपिटल एन का एब्सोल्यूट वैल्यू हमें क्या देगा, मीन डेविएशन दे देगा। इसको हम क्या कहते हैं, नाम भी बोला है, नाम निकाल रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। बोले आपको क्वेश्चन आपको बताया कि अबाउट मीन निकालना है या अबाउट मीडियन निकालना है। अबाउट मीन हो गया, और ये मीन डेविएशन हो गया आपका अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हो गया, एक मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो गया, ठीक है। जो क्वेश्चन बोलेगा वैसे आपको निकालना, ठीक है फाइन। तो ये बेसिक्स आपका पूरा मैंने मीन डेविएशन बता दिया, ठीक है। कैसे कैसे रहने वाला है। समेशन करने के लिए क्या करूँगा, i 1 से लेके यानी n की वैल्यू यहाँ पे 8 यानी i इक्वल टू 8 तक मिला, ठीक है फाइन, ठीक है। एक्स आई यानी x1 x2 x3 ये सब क्या है, x1 x2 x3 सो तक ये x8 है। इन सबका समेशन यानी 6 + 7 13 + 10 23 23 + 12 कितना होता है 33 35 एंड 35 + 13 कितना होता है 48 48 + 4 कितना होता है 52 52 + 8 is 60 and 60 + 12 is 72। तो ये निकल रहा है 72। कैंसिल आउट करके मेरा एक्स बार या फिर मैं इसको ए भी कह सकता हूँ, यानी 6 पॉइंट इसको हम कंसिडर करेंगे। वो कितना आ गया 9 आ गया, आ गया 9 एक्स बार आ गया 9 आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे इसकी डेविएशन। स्टेप 1 हो गया, सेकंड स्टेप है डेविएशन निकालना, डेविएशन फ्रॉम एक्स बार, ठीक है। और वो डेविएशन होगी क्या, कौन कौन सी डेविएशन है वो देखो। 6 है, 6 - 9 कितना होता है -3 7 - 9 -2 10 - 9 1 12 - 9 3 13 - 9 4 4 - 9 -5 8 - 9 -1 12 - 9 3 हो गया। ये सब इन सब के लिए क्या लूँगा, एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लूँगा। अगला स्टेप ये था, ये अगले स्टेप में मैं कंसिडर करूँगा एब्सोल्यूट वैल्यूज, दैट इज एक्स आई माइनस एक्स बार का ये मॉडल। ये क्या है 3 2 1 3 4 5 1 3 एंड अब मैं मीन डेविएशन निकालूंगा। अबाउट द मीन निकाल रहे हैं, तो आप पैरेंथेसिस में मीन भी लिखो। क्या फॉर्मूला था इसका, 1/n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/8 ऐसे रखा, और ये सब इसका समेशन क्या चाहिए, इसके समेशन 3 + 2 5 + 1 6 + 3 9 + 4 13 + 5 18 + 1 19 + 3 22 यहाँ से आएगा 22/8 इसका आंसर है, ठीक है। दैट इज जब से सॉल्व करोगे तो 8 2 + 16 पॉइंट बना के 2.75 इसका आंसर आ जाने वाला है, ठीक है फाइन है, सिंपल है। ये कितना आसान था। एग्जांपल नंबर 1, हाँ सारे मीन डेविएशन और मीन ऐसे ही निकालने हैं, ठीक है। मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा, डेटा को हम 2 वेज में क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। कौन कौन से 2 वे है वो, पहला वे है मेरा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा वे है मेरा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इन दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं एंड उनके अलॉन्ग मीन डेविएशन निकालेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहला है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी होता क्या है, अब मैं कोई मान लेता हूँ गिवन डेटा consists of n distinct values x and so on x n तक, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो अगर कर रही है विद फ्रीक्वेंसीज f1 f2 f3 इस डेटा को इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब देखेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी इस डेटा को हम टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे x को मैं दूंगा x1 x2 x3 f4 xn तक, वैसे f फ्रीक्वेंसी इनकी f2 f3 fn तक। ये जो मेरा टैबुलर फॉर्म बनी है ना, ये जो बेसिकली मेरी टेबल बनी है ना, इस टेबल को मैं कहता हूँ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस टेबल को कहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि जो x1 वाली वैल्यू है इतनी फ्रीक्वेंसी का करोगे यानी इतनी बार करोगे, ठीक है, इतनी बार करोगे है वो, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग बहुत सारा ऐसा होता है 2.2 4.4 5 5 अगर एक वैल्यू एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है तो उसको हमें
मतलब यू माइंडलेसली उसको प्लस करता है, मीडियन निकालता है, मीन निकालता है, ये तो मतलब नहीं बनता। हम उसको एक फ्रीक्वेंसी के टर्म के साथ एसोसिएट करके एक फॉर्मूला यूज करके आता है। इंटरनेशनल फार्मूला नहीं है, ठीक है, बड़ा नॉर्मल सा बेसिक सा फार्मूला है, इसका लॉजिक आपको पता चलेगा, मैं फार्मूला लिखूंगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये चीज़ हो तो सबसे पहले की अगर बात करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर मैं निकाला तो कैसे निकाल सकता हूँ, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय कैपिटल एन समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से एन तक एक्स आई एस आई एक्स आई ये मैं मीन निकालता हूँ, ये मीन निकालने का फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू 1 बाय एन समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन तक एक्स आई एस आई, ये मीन निकालने का फॉर्मूला है। अब मैंने एफ आई से इसको क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इसको एफ आई से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया है, एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज अब ये जो डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही है ना, ये सारी फ्रीक्वेंसी के साथ कर रही है, यानी कि रिलेशन समझ लग रही है, ठीक है, समझ रहे ना। और यहाँ पे एन कैपिटल यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होगी, टोटल ऑब्जर्वेशंस का लॉजिक से सोचो, x1 इतनी बार इतनी फ्रीक्वेंसी में अगर हो रहा है, ये इतनी बार हो रहा है, ये इतनी बार, ये इतनी बार, तो कहना चाहिए कि जो n होगा वो इन सब का समेशन होगा, बस x1 अगर 2 बार आ रहा है, x2 3 बार, x3 4 बार, है ना, तो यानी टोटल नंबर है 2 + 3 + 4 ये सब तो बताएगा कि ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे n का भी बेसिकली इसमें फॉर्मूला आता है समेशन ऑफ i = 1 से n तक f r, ठीक है, जाता है समेशन ऑफ i = 1 से n तक f r e, ठीक है ना। और यहाँ पे चेंज होगा बिकॉज अभी जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो करना है फ्रीक्वेंसी करना है, देखिए ऐसा होता है 2,2,2,2 तो इसलिए बार 2 इतने सच्चा मैंने एक बार 2 यहाँ पे लिखा डेटा में और इसकी फ्रीक्वेंसी 5 मेरा 2 जो है वो 5 फ्रीक्वेंसी से होगा 5 बार, ठीक है, तो उसमें 2 5 करके कर दिया 2 5 प्लस अगला 3 2 3 ऐसे डाल, तो इसलिए माइनस का बड़ा डाटा क्या फास्ट डेटा मुझे करना है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया। फाइन आसान बहुत आसान। चलिए अब देखते हैं कि अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पहले क्या था अर्लियर पहले काम क्या था, मीन डेविएशन का फॉर्मूला अबाउट द मीन क्या था बताओ, ये था 1 बाय n समेशन ऑफ i = 1 से n x i - x बार, ये था। अब यहाँ पे अंतर क्या आने वाला है, मीन डेविएशन x बार यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय स्मॉल n रिप्लेस हो गया कैपिटल n से, और यहाँ पे मैंने लिखूंगा कि कैपिटल n है क्या समेशन ऑफ i = 1 से n f i, है ना, तो इसे रिप्लेस हो गया, साथ में ये तो ऐसे i = 1 से n तक। अब ये x i - x बार तो है ही, अब ये जो चीजें थी ना ये फ्रीक्वेंसी से मैंने इसका प्रोडक्ट निकाला f i से, ये फॉर्मूला f i से मैंने इसका प्रोडक्ट निकाला सर, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला बहुत छोटा लगा है प्लस नहीं लगा सर चाहिए, तब इसको बड़ा निकाल सकते हो 1 बाय समेशन ऑफ i = 1 से n f i समेशन ऑफ i = 1 से n f i x i - x बार, ये आपका पूरा फॉर्मूला है फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये आपका फॉर्मूला आता है। और यही रिप्लेस हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, उससे क्या हो जाएगा 1 बाय ये सेम है समेशन i = 1 से n f i, या आप इसको सिंपली कैपिटल n से नोट कर दो, समझ आ जाएगा समेशन ऑफ i = 1 से n f i तो रहेगा साथ में x i माइनस, अब क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर ही चेंज हो गया क्योंकि डेविएशन चेंज हो गई, तो x बार की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा मीडियन, बस ये ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ये फॉर्मूला लेकर आएगा जहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर x बार यानी मीन ना हो गया मीडियन हो चुका है, ये भी सेम इसके लिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, आसान था ये बता दूं, बहुत आसान था, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं आपकी एनसीईआरटी का। तो ये आपका क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4 है एनसीईआरटी से, जहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखा, ठीक है। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं बात करता हूँ सोल्यूशन, तो अब ये इतना ये वाला डेटा ना हम बेसिक सा स्टेटमेंट्स में या फिर मैथमेटिकल नंबर्स में नहीं बांट करने वाले, इसको प्रॉपर टैबुलर फॉर्म में आपने तो टेबल बना के मार्क्स वो अच्छे से करना चाहिए। अब बताओ नीड किसकी है, एक तो एक्स आई की नीड है, एफ आई की नीड है, तो क्या है अभी प्रोडक्ट की नीड रखी है तो मैं एक्स आई एफ आई ले लेता हूँ, एंड डेविएशन को एब्सोल्यूट वैल्यू की नीड पड़ती है तो एक्स आई - x बार ले लेते हैं, और इसकी मल्टीप्लिकेशन विद एफ आई इसकी नीड पड़ती है तो ये ले लेते हैं, इसको प्रॉपर टेबल में लगा देते हैं। ऐसा टेबल आपने ये बना लेना है, एक्स आई की वैल्यू लिखना है 2 5 6 8 10 12, ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एफ आई 2 8 10 7 8 5 एफ आई एक्स आई 4 40 60 56 80 60 एक्स आई - x बार, एक्स बार एक्स आई का पता है x1 x2 x3 x4 x5 x6, पर एक्स बार को कैलकुलेट करना है तो यहीं पे हम एक्स बार इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय समेशन ऑफ i = 1 से n f i, एंड यहाँ पे समेशन ऑफ i = 1 से n f i x i, तो कैलकुलेट करते हैं तो एक्स बार यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, समेशन करना है सबसे पहले एफ आई का, एफ आई का समेशन कर लो 8 + 2 10 10 + 10 20 एंड 20 + 8 is 28 28 + 12 is 40, तो इसका क्या आ गया 48, अब एफ आई एक्स आई का समेशन करना है, वो समेशन कितना हो जाएगा 40 + 60 100 100 + 140 is 240 एंड 240 + 60 is 300, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा 300 एंड 8 4 7 28 0.45 एक्स बार यहाँ पे आ जाएगा 7.5 आ गया 7.5 आ गया, ठीक है ठीक है। अब आप बेसिकली जब आपने फॉर्मूला लिखा था ना तो आप इसके बाद यहाँ पे ये लाइन लिख सकते हो कि वेयर समेशन ऑफ i = 1 से n f i is f1 + f2 + so on f n तक, ठीक है। आप न्यूमरेटर वाला टर्म लिख सकते हो, वो मार्क्स क्लियर करेंगे, ठीक है ओके फाइन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स बार में 7.5 आ गया, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2 - 7.5 ये 7.5 एक्स बार 2 - 7.5 is 5.5, 5 - 7.5 6 - 7.5 8 - 7.5 लिखा है n - 7.5 12 - 7.5, तो ये
एफ आई को इससे मल्टीप्लाई करना है, बस थोड़ा सा वो कैलकुलेशन वाला है जो बड़े क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का ये देख लो। तो जब इससे करेंगे तो आप 11 आ रहा है, जो इससे करोगे तो 20 आ रहा है ना, तो क्या आ रहा अब जब आप इससे करोगे तो आप देखोगे 3 आ रहा है, इससे करोगे 3.5 आ रहा है, 20 एट 22.5 आ रहा है। एफ आई से करना है ना, तो ये वाली सारी चीज़ें से ये वाला मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो ये वाली चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मुझे मीन डेविएशन चाहिए अलॉन्ग मीन आउट द मीन, तो उसका फॉर्मूला क्या था, 1 बाय कैपिटल एन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से एन एफ आई एंड एक्स आई माइनस एक्स बार, ये इसका फॉर्मूला था, राइट। जहाँ पर आई कैन से मैं इसको डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ, इस इम्प्लाइज मीन डेविएशन की वैल्यू ऑलरेडी 1 बाय ये टू का 40 आ गया, और एफ आई और ये हमें कैलकुलेट कर लिया, ये सारी वैल्यू 60 है ना, ये ना स्क्रीन पे इसको प्लस कर लेते हैं, 20 प्लस 11 इज 31, 31 प्लस 15 इज 46, 46 प्लस 20 इज 66 एंड 66 प्लस ये कितना हो रहा है, 26 होगा, तो 66 प्लस 26 इज 88, चलिए 90, ठीक है, तो 1 बाय 40 into 90 तो यहाँ से ये कर जाएगा और मेरा मीन डेविएशन आउट की आ गया 2.3। आसान था नहीं बताओ, ये बहुत आसान था है ना। तो ऐसे हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी तक तो अनग्रुप डेटा चल रहा था, अभी ग्रुप डेटा, इसको ग्रुप डेटा कहते हैं, ये ग्रुपिंग हो चुकी है। वो पहले अनग्रुप था, पहले क्या होता है 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, अब यहाँ मेरा अब एक्स और एफ आई ऐसे बना लिया, और 2 की बार 3, 4, अब 4 तो 3 की बार 3, 6 तो 4 तो 5 तो इस चीज़ को मैं ग्रुपिंग करता हूँ। अब यहाँ पे ग्रुपिंग पहले ये वाला डेटा है मेरा, अभी अनग्रुप डेटा होता है, अब ये वाला डेटा ही ग्रुप डेटा बन चुका है, ठीक है। एंड दैट टू ग्रुपिंग विद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी लेवल, इसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअसली हम देखने वाले हैं एग्जांपल नंबर 5 के बाद। तो ये यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 हो गया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मीन डेविएशन निकालनी है अबाउट द मीन। अब वी नो दैट, हमें इसका फॉर्मूला पता है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन होता है 1 बाय कैपिटल एन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से एन तक एफ आई एंड एक्स आई माइनस एक्स आई, ये होता है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ये होता है ना जहाँ पे मेरा कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन क्या है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से एन तक एफ आई, ठीक है। अब यहाँ पे एन क्या चीज़ है, एन बेसिकली इतने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1 से लेके 7 एफ आई। अब ये एफ आई नहीं है क्या है, इसका ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट रखे हैं ये एफ आई है और उनके मार्क्स एक्स आई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स आई तो इंटरवल्स में दे रखे हैं, हाँ जी। अभी नया तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है और इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कहते हैं इसे, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप और बढ़ जाता है मीन डेविएशन निकालने का, वो हम आपको बताने वाले हैं, बट इसका भी ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे इंटरवल्स में हमें ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं एक्स आई, ठीक है, ओके। होगी 2 + 3 5 + 8 13 + 14 is 27 27 + 8 35 + 3 38 + 40, तो n की वैल्यू यहाँ से निकाल दें 40, ठीक है। अब मुझे ये सब चीज़ें निकालनी है, मुझे टेबल बनाना है। टेबल में सबसे पहले टाइप हुआ मार्क्स ऑफ टेन, जो क्लास टेबल है, मार्क्स ऑफ टेन की मेरा क्या है, यहाँ पे एक्स आई है और यहाँ पे लिख देते हैं इंटरवल, ये एक्स आई मैं लिखाता हूँ, तो हम चूज़ करेंगे इंटरवल को, एक्स आई चूज़ करेंगे। फिर मेरे पास एफ आई यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आता है, देन मेरे पास एक्स आई आता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे चूज़ करना है, एंड फिर हमारे पास मिलकर आता है एफ आई, एक्स आई हमें चाहिए, और फिर हमें एक्स आई माइनस एक्स बार का हासिल वैल्यू चाहिए कॉइन की, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन भी तो वैसे केवल नहीं देता हूँ जैसे तो कितने आए 10 से 20 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 60 70 एंड 70 से 80, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी होता है, वो कितना यहाँ पे 2 3 8 14 8 3 2, ठीक है राइट। अब एक्स आई में क्या करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे इंटरवल्स हैं, जिनमें से मैं एक्स आई को चूज़ करूँ। एक्स आई हम बाय डिफॉल्ट असम्पशन से चूज़ करते हैं, यानी कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है तो इस इंटरवल के बीच में इसकी सेंट्रल वैल्यू चाहे सेंट्रल वैल्यू, तो 10 और 20 सेंट्रल वैल्यू है 15, सिमिलरली 25 35 45 55 65 एंड 70। अब एफ आई एक्स आई करते हैं तो ये कितना है 30, ये आ 30 15 25 करके देता हूँ आपको, ठीक है। तो कैलकुलेशन हो गई एक्स आई माइनस एक्स बार की अगर बात करें तो एज्यूम पहले मुझे निकालना पड़ेगा एक्स आई को, एक्स बार निकालने का क्या फॉर्मूला आता है, एक्स बार में कैसे निकल सकता है 1 बाय एन समेशन ऑफ तो क्या बोलते हैं एफ आई एक्स आई इक्वल टू 1 से एन, ये निकलता है नहीं, यानी सेंट्रल टेंडेंसी तो कितना हो गया 1 बाय 40 इंटू समेशन एफ आई एक्स आई का, एफ आई एक्स आई निकाल रखा है और एफ आई एक्स आई पर इसकी समेशन करना देखें तो 75 प्लस 30 इज 105 105 प्लस 20 इज 385 प्लस 36 से आप प्लस करोगे आपको 1800, ठीक है। तो आप मैं लिख सकता हूँ 1800, इसको काटेंगे अगर तो काटेंगे 45 मिल जाएगा, तो एक्स बार वैल्यू क्या हुई 45 सेंट्रल टेंडेंसी में निकालना, ठीक है। क्या इसमें 45, अगर आप मीडियन भी निकालोगे तो मीडियन भी 45 निकलना है, और नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और नंबर ऑफ सिचुएशन है तो एक बताना मीडियन 45 सेंट्रल टेंडेंसी सेम है मीडियन, ठीक है ओके। तो एक्स बार कितना आ गया मैं 45 आता है, अब मैं दूसरी लाइन कर लेता हूँ मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका फॉर्मूला यहाँ पे था 1 बाय एन दैट इज 1 बाय 40 टू एफ आई और इसका समेशन हमने बताया नहीं। तो अगर मैं अभी 40 आ चुका है तो एक्स आई 15 माइनस 40 मैं करूँ और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 15 माइनस 45 और 30 सिमिलरली 20 10 0 10 20 30, ठीक है। और जब मैं इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 50 60 80 0 80 60 60, ठीक है। अब मुझे इसका समेशन चाहिए तो इतना होगा 120 प्लस 80 200 एंड 200 प्लस और यहाँ पे 100 है 100 300 आ रहा है 400, ये 200 हुआ एंड यहाँ पे ये 200 है, ठीक है।
200 + 200 is 400 तो लिखा है 1/10 × 140 × 400 ये क्या है 10 तो यानी कि मीन डेविएशन ऑफ द मीन निकल कर आ गई है 10 आसान था ये इजी था। अब अगर आप यहाँ पे बात नोटिस करोगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है बड़े-बड़े नंबर्स की। इसको अवॉइड करने के लिए आपने 10th क्लास में एक और मेथड पढ़ रखा है which is स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड से भी हम मीन डेविएशन निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे हम एक मीन को अज्यूम कर लेंगे। जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशन होती है उन ऑब्जर्वेशन की सेंट्रल वैल्यू को हम मिड वैल्यू को हम क्या करते हैं, मीन को अज्यूम कर लेते हैं, उसको अज्यूम मीन बोला जाता है। ठीक है, अज्यूम मीन। एंड फिर हम क्या करते हैं, अभी हम इसी क्वेश्चन को उस मेथड से सॉल्व करके देखने वाले हैं। स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं। टेबल मेरा यहाँ पे रहेगा, सेकंड मेथड है, कौन सा मेथड है, सेकंड मेथड। टेबल यहाँ पे मेरा रहेगा मार्क्स ऑफ पेन जो 10 से 20 है, मैं लिख लेता हूँ। इस चीज़ के बाद क्या चीज़ है, अब यहाँ पे मेरे आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि मेरी फ्रीक्वेंसी है, नथिंग बट फ्रीक्वेंसी है। ये कितना 2 3 8 14 8 3 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं निकालूंगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इज नथिंग बट माय एक्सैक्ट ऑब्जर्वेशन जो हम बाय पॉइंट का मिड चूज करते हैं 15 25। अब फोर्थ में मैं क्या निकालूंगा, फोर्थ में मैं यहाँ पे निकालूंगा डी आई। यहाँ पे मैं निकालूंगा अभी निकालता हूँ डी आई का, फिर हम निकालेंगे एफ आई डी आई। एंड इसके बाद मैं ऐसे ऊपर ले लेता हूँ, जगह नहीं है, एक्स आई माइनस एक्स बार। एंड फिर हम एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब इस टेबल को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा टेबल क्या है, डी आई का। डी आई बेसिकली मेरा एक न्यू वेरिएबल है, न्यू वेरिएबल जो डिनोट करता है इसे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। हाँ जी, मैं फॉर्मूला है एच। यहाँ पे मेरा है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी जो क्लास इंटरवल में हाइट कितनी है वो मेरी एच है, जैसे यहाँ पे 10। ए मेरा होता है एज्यूम्ड मीन, क्या होता है एज्यूम्ड मीन। एंड एक्स आई मेरी एक्स ऑब्जर्वेशन को डिनोट करता है। ठीक है, तो होता क्या है, कोई भी एज्यूम्ड मीन में यहाँ पे मिडिल वैल्यू लेता हूँ, मिडिल वैल्यू लूंगा मैं किसी ऑब्जर्वेशन की। एंड उसमें से हम डेविएशन निकालने वाले, एक्स आई माइनस मीन कितना होता है, आपने निकालना एक्स आई माइनस मीन, एक्स आई माइनस एक्स आर, क्या होता है डेविएशन से होता है, तो डेविएशन हम निकालने वाले हैं। एंड उस डेविएशन को निकाल के हम उसको डिवाइड कर देने वाले हैं बाय एच, दैट इज क्लास इंटरवल, और इसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर। बेसिकली जो क्लास इंटरवल, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल कॉमन ही है, सारे 10 से वो करें ना, इंटरवल है 10 के इंटरवल्स में है, तो इसलिए एच लगाना है 10 वाली सोल्यूशन। ठीक है, तो पहले इसलिए लगा देखो एफ आई एक्स आई मुझे निकालना पड़ता था और कैलकुलेशंस और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई। यहाँ पे देखो 3 आता इजी कैलकुलेशंस होने वाली। ए यहाँ पे मैं देखो मिडिल में कितना हो जाएगा 3 यहाँ से 3 यहाँ से, ये मैं एज्यूम करूँगा ए। यहाँ से मैं डी आई निकालूँ, एच मेरा सोल्यूशन लिखना है 10, और ये किस मेथड से कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से। इस मेथड को हम स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। ठीक है, अब डी आई निकालूँ, ये कितना है, एक्स आई मुझे निकालना है। अच्छा, ये नहीं है ए, सॉरी ये है, इसी से तो सॉरी ये नहीं है, एक्स आई की बात कर रहे हैं ना। ऑब्जर्वेशंस में से हमें क्या निकालना है, एज्यूम मीन निकालना है। ऑब्जर्वेशन से निकल रहा है, इसी को सेंट्रल टेंडेंसी हमने एज्यूम कर ली, ए फ्रीक्वेंसी से कुछ नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, तो सॉरी हम इसे करने वाले, इससे हमें काम। ठीक है, तो होगा क्या, डी आई हम ऐसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए करते हैं, तो 3 माइनस 40 माइनस 30 डिवाइड बाय 10, 2 माइनस 3 आ जाएगा। इसमें 25 माइनस 45 उसको डिवाइड बाय 10 तो ये सब निकल जाएगा -2 -1 0 1 2। ठीक है, ये रूट है एफ आई डी आई आप ऐसे करते हो, -6 -6 -8 0 8 6 6 आएगा। एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार बेसिक में है एक्स आई ये और बाहर जो है एज्यूम मीन नॉन वो है 3 माइनस 45 एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो 20 10 0 10 20 तक। सिमिलरली एफ आई और इसको हम करेंगे, तो एफ आई का मेरा ये है, एफ आई और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 60 80 0 0 0 और 80 60। ठीक है, फाइन क्लियर, ठीक है 80 60 0। अब यहाँ पे मैं कैसे कैलकुलेशन हो रही है, मुझे कैलकुलेट निकालना पड़ेगा। अब मीन डेविएशन अबाउट द मीन मेरी यहाँ पे कितनी आ जाने वाली है, दैट इज 1/n समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, जो यहाँ पे 7 है, इनटू एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। सेम फार्मूला इसमें होता ही नहीं है, बट यहाँ पे एक्स बार है, एक्स बार का फॉर्मूला मीन निकालने का फॉर्मूला पर गया, दैट इज एज्यूम्ड मीन में प्लस करूंगा समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n तक एफ आई डी आई होल डिवाइड बाय कैपिटल N इनटू h। ये फॉर्मूला मेरे मीन निकालने का आता है बाय स्टेप डेविएशन। तो इस मीन डेविएशन वाले फॉर्मूला को मुझे बहुत ही कूल वे में लिखना हो, तो मैं ऐसे लिखूंगा, मीन डेविएशन अबाउट द मीन विल बी इक्वल टू 1 बाय समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n तक ऑफ एफ आई, इसको मैं कैपिटल N क्या था, इनटू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n तक एफ आई एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, जो मैं क्या लिख सकता हूँ ब्रैकेट में a प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n तक एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n तक एफ आई इनटू h और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये अब मेरा देख लो मीन डेविएशन का फॉर्मूला और ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बता दिया कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बिल्कुल डीप में जा सकते हो, फॉर्मूला कितना बड़ा फॉर्मूला निकल रहा है, तब डीप में जा सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम मीन निकालते हैं। एज्यूम मीन हमने 45 माना था, प्लस यहाँ पे क्या है, इधर इट सेइंग कि एफ आई और डी आई की समेशन करो। एफ आई डी आई मेरा एफ आई और डी आई को ये लिख रहा है, एंड अगर मैं एफ आई और डी आई की समेशन करता हूँ तो आपको 0 निकल रहा है। 0 निकल के आगे मुझे और वैल्यू करने की नीड नहीं करूँगा, तो नीचे 40 आएगा इंटू 10 आएगा, यहाँ पे 1000 इनटू 10, तो एक्स बार की वैल्यू मेरी पूरी 45 की निकल, जो पहले वाली है फर्स्ट मेथड से वाली, बस यही वैल्यू मैं पुट कर देने वाला हूँ। एंड सेम जैसे पीछे मैंने मीन डेविएशन कैलकुलेट किया था आउट द मीन, वो कितना निकलता चला 1/40 इनटू 400 व्हिच इज माय 1/40 इनटू 400 व्हिच इज माय 10। ठीक है, तो मीन डेविएशन आ गया है, तो फर्स्ट मेथड से आ गया। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई होता है सिर्फ मीन निकालने के लिए, और वो बहुत ईजी हो गया। देखो मीन हमने निकाल लिया स्टेप डेविएशन मेथड से, रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर सेम है, पूरा प्रोसीजर सेम। ठीक है, होल प्रोसीजर सेम, बस इससे हम ये फॉर्मूला फाइन। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे हम मीन डेविएशन निकाल सकते हैं अबाउट मीन। तो यहाँ पे हम एग्जांपल 1 to 7 ओवर करके आई होप स्टार्ट करेंगे एक नया मेजर ऑफ डिस्पर्जन, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन।
ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने सारे नोट्स पहले से लिख रखे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि मैंने ये वाली वीडियो पहले ही अपलोड करी थी, बट उसमें माइक इशूज़ होने की वजह से वो वीडियो पूरी रियूल होकर रह गई। इसीलिए मैंने वो वाली वीडियो डिलीट करके ये वीडियो दोबारा से रीशूट कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। ओके, तो ध्यान से समझेंगे कि ये टॉपिक कैसा है। बेसिकली आप इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इस चैप्टर की पहले वाली वीडियो देख लेना, जो चैप्टर 6 मैंने अपलोड कर रखी है, मीन डेविएशन एग्जांपल 1 to 7, उसमें बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ कि स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम स्टार्ट कर ही लेंगे, बट मीन डेविएशन में ऐसी क्या दिक्कतें आ रही थी जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में अपनी कैलकुलेशंस को, अपने मेथड्स को शिफ्ट करना पड़ा। तो मीन डेविएशन में आप देख रहे थे कि हम वहाँ पे क्या ले रहे थे, डेविएशंस तो ले रहे थे, उनका सम भी कर रहे थे, बट वहाँ पे हम उन डेविएशंस की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे थे। क्या ले रहे थे? हम उन डेविएशंस की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे थे, और डेविएशन भी किसके अबाउट ले रहे थे? सेंट्रल टेंडेंसी के अबाउट, मीन या फिर मीडियन। हमने ये देखा कि जो हम मीन डेविएशन निकाल रहे थे ना अबाउट अ मीडियन, वो अबाउट अ मीडियन तो हमें बिल्कुल भी अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स देने लगा। ठीक है, अनसैटिस्फैक्टरी मतलब मीडियन निकालने का कोई रोल ही नहीं था, इतना हमें अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलने लगे। फिर हमने, अगर हम मीन पे आते हैं, मतलब अगर मैं मेन बात आपको बताऊँ ना, हमने मीन डेविएशन को इसलिए इग्नोर करना स्टार्ट किया क्योंकि वहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यूज ले रहे थे अपने नेगेटिव साइंस को इग्नोर करने के लिए। अब मैथ्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है हमारी कैलकुलेशंस में, आपने देखा होगा। एंड हम अपनी मीन डेविएशन जो निकाल रहे हैं वो सारी सारी नेगेटिव साइन हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? तो इग्नोर करना ही हमें फर्दर एल्जेब्राइक ट्रीटमेंट जो उस डेटा पर हो सकती थी, उस डेटा पर जो एल्जेब्राइक ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज़ हमें पता ही नहीं कौन सच्ची का पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव वाला था, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू बना के ला रहे हैं। तो ये मेन रीजन था, ये एक ग्रेटेस्ट लिमिटेशन था जो हमें मीन डेविएशन से दूर ले आया। एंड हमें एक नया मेजर ऑफ डिस्पर्जन अपना सही करना पड़ा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। लेट x1 x2 x3 टिल xn बी एन ऑब्जर्वेशन एंड x बार बी देयर मीन। देन ये तो ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस बता दी, x बार इनका क्या है? मीन है ना, ऐसे डिनोट करते हैं ना मीन को। देन x1 माइनस x बार क्या होता है? डेविएशन होता है अबाउट द मीन, बिकॉज़ यहाँ पे मीन से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी डेविएशन निकाल रहे हैं, तो ये डेविएशन अबाउट द मीन है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने क्या किया? एब्सोल्यूट वैल्यू ना लेके, जो फर्दर एल्जेब्राइक ट्रीटमेंट होने से हमें रुकावट दे रही थी, एब्सोल्यूट वैल्यूज ना लेके हम अपनी नेगेटिव वैल्यूज या सारी वैल्यूज का स्क्वायर लेने लगे। स्क्वायर लेने से क्या हुआ? जब भी हम किसी नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर लेते हैं तो हमें एक नॉन नेगेटिव वैल्यू मिलती है। तो जितनी भी पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन थी, जितनी भी नेगेटिव थी, सबका हमने स्क्वायर लेना स्टार्ट कर दिया, जिससे हमें नॉन नेगेटिव वैल्यूज मिली। एंड जो हमारा मीन डेविएशन हम निकालते हैं जिस फॉर्मूले से, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, उसका भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। बिकॉज जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमें प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस करा कि हमारा मेन मोटिव क्या था, हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज लेने का। मेन मोटिव ये था कि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं ले रहे थे तो सारी सारी नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज कैंसिल आउट कर रही थी एक दूसरे को, जिसकी वजह से मेरा मीन डेविएशन सम ऑफ ऑल डेविएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। सम ही अगर इसका 0 आ गया तो 0 अपॉन टोटल नंबर कितना? 0 आ गया, तो मीन डेविएशन की डेफिनेशन ही खराब हो गई। यहाँ पे जो मीन डेविएशन हम निकाल रहे थे उसकी डेफिनेशन ही खराब हो गई। इसीलिए हम एक नया मेजर ऑफ डिस्पर्जन लेकर आए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें हम एल्जेब्राइक ट्रीटमेंट भी अच्छे से कर पाएंगे। एंड यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यूज को भी इग्नोर कर सकते हैं, यानी नेगेटिव वैल्यूज तो हम नहीं लेंगे, कैंसिल आउट कर सकते हैं एक दूसरे को। हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की जगह स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, ये अंतर। तो इन सब का स्क्वायर का जब हम सम करते हैं तो उसको जनरल वे में हम कैसे डिनोट करेंगे? समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। और ये क्या एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है? ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, क्या ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है? ये आप खुद पता लगाओगे। अभी मैं इसका आंसर बताऊंगा जब हम इसके केसेस डिस्कस करेंगे। केसेस में क्या आता है? हमने देखा कि अगर ये जो सम है मेरा, ये जो पूरा सम मैंने निकाला है, डेविएशंस अबाउट द मीन के स्क्वायर का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस जितनी इसमें थी, देखो ना x तक चल रहा है, तो अगर ये सम 0 आता है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसमें कोई भी डिस्पर्जन नहीं हुई है ना? क्योंकि अगर सम ही 0 आ रहा है तो पक्का ऐसा ही हुआ होगा कि जो मेरी ऑब्जर्वेशंस है x1 x2 x3, ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन मीन को इक्वेट कर रही होगी, है ना? यानी मीन की जो वैल्यू आई है वही मेरी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू होगी, यानी कि इसके अंदर कोई डिस्पर्जन नहीं होगा। बस अगर ये दोनों वैल्यू सेम होगी, अभी अगर ये 4 है, ये 4 है, 4 - 4 0, यानी सारी अगर 4 है तो सारा 0 + 0 का पूरा सम कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अगर सम 0 है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों ही वैल्यूज, यानी जो ऑब्जर्वेशन है इंडिविजुअल और जो मीन है, ये दोनों सेम होगा? सेम होगा तो इसमें कोई डिस्पर्जन नहीं, डिस्पर्जन यानी स्कैटरिंग यहाँ पे कोई नहीं रह जाएगी, डेटा मेरा फैला हुआ नहीं होगा, स्प्रेड आउट नहीं हुआ होगा, है ना? डिस्पर्जन नहीं है यहाँ पे कोई, है ना? तो ये हम इससे पता लगा पाएंगे, ये डेटा के बारे में हमें जानकारी देगा सम। अब दूसरा और तीसरा केस आता है कि अगर मेरा सम जो है बहुत ही छोटा होगा तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लो डिग्री ऑफ डिस्पर्जन है? क्योंकि अगर सम ही छोटा आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा डेटा है वो बहुत कम स्प्रेड आउट हो रखा है ना? कम स्प्रेड आउट यानी 1 3 5 देखो स्प्रेड आउट कम है, रादर ये 100 300 बहुत ज़्यादा डिस्पर्जन आ रही। तो इससे पता लग रहा है कि अगर सम इसका स्मॉल आएगा तो यहाँ पे लो डिग्री ऑफ डिस्पर्जन है। ठीक है, एक केस होगा कि सम इसका बहुत लार्ज आएगा तो हायर डिग्री ऑफ डिस्पर्जन है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, क्या ये सिग्निफिकेंट फैक्टर है सम जो पता लगा सकता है कि मेरा डेटा डिस्पर्जन किस तरीके से, डिस्पर्जन है भी या ना के बराबर है या फिर बहुत ज़्यादा? तो ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या सिग्निफिकेंट फैक्टर है? एंड इसका आंसर हम बताएंगे एक एग्जांपल डिस्कस करने के बाद। तो चलिए वो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल मेरा क्या कह रहा है कि मेरे पास, मैंने आपने ना एग्जांपल के तौर पे दो सेट ले लिए हैं। सेट ए में मेरा एक डेटा लिस्ट है जो कि 5 15 25 35 45 55, और सेट बी में 15 16 17 से लेकर 45 तक। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि x बार बी द मीन ऑफ सेट ए एंड y बार बी द मीन ऑफ सेट बी। x बार यानी कि x बार यहाँ पे अगर मैं सेट ए का मीन कैलकुलेट करता हूँ तो वो मीन 13 तक आता है, एंड सेट बी का अगर मैं मीन कैलकुलेट करता हूँ तो वो 13 तक आता है, दोनों सेम आ गए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे यार डेविएशंस अबाउट द मीन के स्क्वायर का सम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से लिए, ठीक है? तो मैंने क्या किया, i = 1 से लेके n = 6 तक। सेट ए में अगर आप देखो तो 6 ऑब्जर्वेशन आपको दिखेंगी। अब 1 से लेके 6 तक मैंने इसका सम किया, यानी 5 - 30 का स्क्वायर, देखो ना, पहला ऑब्जर्वेशन 5 है प्लस 15 - 30 का स्क्वायर, x बार मेरा पे मीन है जो 30 आता है। ये पूरा करते करते जो मेरा फाइनल आंसर आ गया वो था 1750, ठीक है, 1750, ठीक है ना? और यही सेम चीज़ अगर मैं दूसरे सेट के लिए करता हूँ, सेट बी के करता हूँ, और उसको मैंने डिनोट किया समीशन 1 से लेकर 31, टोटल जब आप करोगे तो 31 ऑब्जर्वेशन आएंगी सेट बी में, yi - y बार का होल स्क्वायर। y बार क्या था? मीन ऑफ सेट बी। तो जब मैं ये करता हूँ, पहला एलिमेंट देखो 15 था, 15 माइनस और मीन 30, 15 - 30 का स्क्वायर प्लस 16 - 30 का स्क्वायर प्लस सो ऑन ऐसे करते करते 17 18 19 45 तक आ गए।
लास्ट एलिमेंट यहाँ पे 45 था इसलिए इसका। जब मैं ये कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा 2480 निकल कर आता है। अब आप ये देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब फर्स्ट पेज हम कर रहे थे इस नोट का, तो हमने क्या देखा था कि अगर मेरा समीशन बहुत ही छोटा निकल रहा था तो मेरी डिग्री ऑफ डिस्पर्जन बहुत ही कम है, यानी डेटा मेरा कम फैल रहा है, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा निकल रहा था अगर समीशन, तो यानी कि हायर डिग्री ऑफ डिस्पर्जन है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरा सेट ए का डिस्पर्जन बहुत ही ज़्यादा छोटा निकल रहा है एज कम्पेयर टू सेट बी का डिस्पर्जन। ठीक है, ये छोटा निकल कर आया है समीशन, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे डिग्री ऑफ डिस्पर्जन कम होगा। ये बड़ा निकल कर आया है, ये देखना आपने कहा कि सेट ए का डिग्री ऑफ डिस्पर्जन कम है, सेट ए का डिग्री ऑफ डिस्पर्जन कम है, ये बता रहा है ना, एंड 2480 इससे डेटा है, तो ये बता रहा है कि सेट बी का डिग्री ऑफ डिस्पर्जन ज़्यादा है। पर अगर मैं अपने सेट ए और बी पे ध्यान से देखूँ, अगर मैं इन पर ध्यान से देखूँ तो सेट ए तो 5, 15, 25, 35 इसमें डिस्पर्जन ज़्यादा है, 10 तक जा रहा है, और इसमें एक नंबर का जा रहा है, यानी इसमें सेट बी में डिस्पर्जन कम है और सेट ए में डिस्पर्जन ज़्यादा है। सेट ए में डिस्पर्जन ज़्यादा है, पर यहाँ पे कैलकुलेशन मुझे कह रही है कि सेट ए में डिस्पर्जन कम है और सेट बी में डिस्पर्जन कम था, पर यहाँ पे कैलकुलेशन कह रही है कि सेट बी में डिस्पर्जन ज़्यादा है। ये आपको ये बता ये डेटा वैल्यू ये बता रही है, तो ये तो बिल्कुल मैसअप हो गया। मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है अपने डेटा को रीड आउट करने से पता लग रहा है कि डिस्पर्जन किसमें ज़्यादा किसमें कम है, बट कैलकुलेशन तो ये नहीं बता पा रही है। इससे मुझे पता लगता है कि जो यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या इस समेशन ऑफ द डेविएशन ऑफ द मीन के स्क्वायर का क्या ये सिग्निफिकेंट फैक्टर है, सो आंसर है नो, ये सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये अलोन स्टैंड नहीं कर पा रहा है। इस बात को फैक्ट देने के लिए, इस बात को पता लगाने के लिए कि क्या सीरियसली में जो हमने कंक्लूजन निकाले थे इस समेशन से वो यहाँ पे ट्रू होते दिख नहीं रहे, वो तो फॉल्स बन गए हैं। तो इसीलिए हमने किसी और चीज़ का हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, किसी और चीज़ को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो इस सिचुएशन को हैंडल आउट कर सके। तो हमने क्या किया, जो हमने स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ मीन लिया ना, स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी कि जो ये चीज़ है xi माइनस x का होल स्क्वायर का समेशन, इसका भी हमने मीन लेना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अब हमने करा 1/n समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ये पूरा यानी कि स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन का हमने मीन ले लिया यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। ये समेशन से पहले आई थी ना, ये समेशन तो हमने पहले निकाली थी, सेट ए की कम आ रही है डिस्पर्जन, इसके बेसिस पर सेट बी की ज़्यादा आ रही है, टोटल का अपोजिट आता। तो हमने इसका सोल्यूशन निकाला, हमने सोचा कि इसको ना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, एंड अब जो वैल्यू निकल कर आएगी, अब जो नंबर निकल कर आएगा उसको हम एक नए वेरिएबल के साथ डिनोट करेंगे, दैट इज सिग्मा स्क्वायर। इसको रीड करते हैं सिग्मा स्क्वायर, एंड इसी को हमने एक नया टर्म दे दिया दैट इज वेरिएंस। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आएगा, वो इसको पार्टी है, बट यहाँ पे वेरिएंस करना है। अब इसको हमने सिग्मा क्यों नहीं कहा, सिग्मा स्क्वायर क्यों कहा? इसका रीजन अभी आपको बताता हूं, पहले देखते हैं इसको शॉर्ट पढ़ा दी जो इंट्रोड्यूस हमने करा। हमने क्या करा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, यानी 1750 को डिवाइड कर दिया 6 से, बिकॉज़ सेट ए की टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 थी एंड सेट बी की 31 थी, तो हमने 2480 को डिवाइड कर दिया 31 से। यहाँ पर वैल्यू निकल कर आई 29.16, 291.6, ठीक है, 291.6 यहाँ पे वैल्यू निकल कर आई है। कितनी वैल्यू है? 291.6, ये वैल्यू निकल आई जब डिवाइड करोगे 1750 को 6 से, तो इसकी ये वैल्यू निकल आएगी। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू 80 निकल आई है। अब इसकी इतनी बड़ी वैल्यू क्या बता रही है? क्योंकि हमने कहा था कि अगर वैल्यू ग्रेटर आएगी इसकी तो हम बोलेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ डिस्पर्जन ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम आ रही है तो डिग्री ऑफ डिस्पर्जन कम है। बस हो गया सोल्यूशन। का सोल्यूशन तो हमारे पास आ गया है ना, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू आ रही थी यहाँ पे ग्रेटर आ रही है, ग्रेटर वैल्यू का क्या मतलब है कि डिग्री ऑफ डिस्पर्जन ज़्यादा है, जैसा कि हमने देखा था सेट ए में, और स्मॉलर वैल्यू का क्या मतलब है कि डिग्री ऑफ डिस्पर्जन कम है। तो ये कंडीशन तुम्हारी सॉल्व हो गई एंड हमने इसका आंसर भी दे दिया कि ये सिर्फ अलोन सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है, हमें इसका भी मीन निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें इसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। वो करके हमने देखा तो हमारी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका सिग्मा स्क्वायर क्यों नाम पड़ा, सिग्मा क्यों पड़ा? तो भी देखो, हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्स आई यानी कि पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की जो डेविएशन निकाल रहे हैं अबाउट द मीन, उनका स्क्वायर लिया। यहाँ पे एक्स आई यानी कि लेट्स से हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स की हाइट है, स्टूडेंट्स की हाइट कितनी होगी, सेंटीमीटर में होगी जनरली, तो इसकी यूनिट किसमें होगी, सेंटीमीटर में होगी। ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, इसकी यूनिट यानी मीन जो हम निकालेंगे वो भी सेंटीमीटर में आएगा, है ना। अब होगा क्या, इसकी यूनिट तो सेंटीमीटर में है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी सेंटीमीटर में आएगा, बट अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। एंड यही रीजन है कि हमें इसको सिग्मा स्क्वायर लिखना पड़ा, बिकॉज हमें तो स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए ना, एंड स्टैंडर्ड डिवीजन की जो यूनिट है उसकी यूनिट एंड इन दोनों की यूनिट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिफरेंस हो गया तो कैसे हम अपनी अलजेब्राइक ट्रीटमेंट करेंगे, अपनी सॉल्यूशंस में डेटा पर कैसे अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे, कैसे अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। इसीलिए हमने इस टर्म को सिग्मा स्क्वायर लिख दिया, एंड अगर इसी सिग्मा स्क्वायर का मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मुझे सिग्मा मिलता है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा कि जो सेंटीमीटर स्क्वायर है सिर्फ सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड तब जो मुझे वैल्यू मिलेगी दैट विल बी सिग्मा, और उसको हम स्टैंडर्ड डिवीजन कहेंगे जो हम अगले पेज पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली यू कैन सी कि जो सिग्मा स्क्वायर है वो 1/n समेशन i इक्वल टू 1 से n तक इस डेविएशन के स्क्वायर का है। इसी का जब हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे यानी कि सिग्मा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल टर्म, अब ये जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल बी माय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एंड अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट्स होगी और जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन एंड मीन की यूनिट्स होंगी वो सब सेम होने वाली है, और यही मुझे चाहिए था। इसीलिए हमने स्क्वायर वाली टर्म को वेरिएंस नाम दिया और इसको स्टैंडर्ड डेविएशन नाम दिया। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पता लग गया होगा। आसान था, बस मीन डेविएशन की कंटिन्यूएशन तो वापस एब्सोल्यूट वैल्यू लेते थे, यहाँ पे हम स्क्वायर ले रहे हैं। उन क्वेश्चंस में जब हम सॉल्यूशंस करते थे क्वेश्चंस का, तो वहाँ पे हम एक टेबुलर फॉर्म में एब्सोल्यूट वैल्यूज का कॉलम बनाते थे, यहाँ पे हम स्क्वायर कॉलम बनाएंगे, सही है और कोई नहीं है। तो चलिए विदाउट टॉकिंग एनी मोर, नंबर 9 मेरा कह रहा है कि फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मुझे ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ उनकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज भी रहती है ना, यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन 4 है ये 4 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। डेटा होता है ना 4,4,4 8 5 टाइम्स, तो 8,8,8,8,8 इस तरीके के डेटा को हम एग्जांपल नंबर 8 पे जो दिखा था इसको हम अनग्रुप कह रहे थे। क्या कह रहे थे? अनग्रुप कह रहे थे। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला डेटा नहीं रहा, अब यहाँ पे सारी की सारी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, यानी कि 4 3 बार रिपीट हो रहा है, 8 5 बार रिपीट हो रहा है, अनग्रुप डेटा की बात हो रही है। और यहाँ पे हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, इसमें मतलब हमने इसकी ग्रुपिंग कर दिया, ये अनग्रुप नहीं रहा। ठीक है ना, अब ये ग्रुप हो चुका है, एंड दैट टू यहाँ पे अगर आप देखो तो डायरेक्टली हमें इस टाइप ऑफ ग्रुपिंग को हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं इस टाइप ऑफ ग्रुपिंग को? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। कंटीन्यूअस अगले एग्जांपल में या नेक्स्ट में। ठीक है, तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मैंने सबसे पहले टेबल बनाया,
एक्स आई किया, एफ आई का टोटल 30 किया एंड 30 इनफैक्ट मैंने यहाँ पे कैपिटल एन लगाया, फॉर्मूला आपको बता दो उसमें क्या चेंज आएगा। ठीक है, एफ आई एक्स आई किया, इसका समीशन 420 आया, ये सब डेविएशन निकाली, ऑफ द मीन इनका स्क्वायर किया, एफ आई से मल्टीप्लाई करके उनका सम ले लिया 137। अब अगले में क्या हुआ कि यहाँ पे वेरिएंस का मैंने फॉर्मूला लगाया 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स डैश वाला फॉर्मूला। अंतर यहाँ पे क्या रहा कि ये जो फॉर्मूला था ना, ये मैं अनग्रुप डेटा लेता, अनग्रुप यानी मेरा कोई रैंडम डेटा अनग्रुप डेटा, ठीक है ना, उसको मैं अरेंज नहीं करता, अरेंज यानी उसको हम ग्रुप नहीं करता। इसी को अगर ग्रुप डेटा अगर आ जाए तो वो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ये डेविएशन के स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ आई से यानी उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आता है ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अगेन आपको बता दूं कि ये नोट्स आपको पहले से बने हुए से दिख रहे हैं सोल्यूशन, क्योंकि मैं ये वीडियो री अपलोड कर रहा हूँ, बहुत पहली वाली वीडियो में माइक इशू आ गया था जिसकी वजह से वो वीडियो रीऑन हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको फिर भी अपना एफर्ट पूरा दूंगा कि मैं हर लाइन आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एफ आई हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी फॉर्मूला का सेम रहा। इधर जो एन था यहाँ पे स्मॉल एन था ना, यहाँ पे कैपिटल एन हो गया। बेसिकली जो फॉर्मूला अब मेरा निकल कर आएगा वो है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय कैपिटल एन समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके स्मॉल एन तक, देख रहे हो एफ आई एंड साथ में इसका स्क्वायर यानी एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं एन कैसे कैलकुलेट करता हूँ, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से स्मॉल एन तक दैट टू एफ आई यानी एफ आई का समेशन एंड यहाँ पे जो 13 निकल रहा है। ठीक है, और ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था जो लिखा है ना। तो इधर जब मैं सारी वैल्यूज पुट करता हूँ उसके लिए मुझे सबसे पहले ये एक्स बार चाहिए होगा, एक्स बार यानी मीन मैंने निकाला, मीन का फॉर्मूला भी एफ आई आता है, तब आता है जब हमारी डेटा ग्रुप हो यानी डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो। यहाँ पे एफ आई का समेशन जो हमने किया वो 420 आया था एंड को डिवाइड करके मेरे पास 14 मेरा क्या आ चुका है, मीन आ चुका है। अब इसमें वेरिएंस का फॉर्मूला लगाऊंगा दैट इज 1/30 इंटू क्या था एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर का समेशन, जो यहाँ पे हमने पहले से कर रखा है एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का समेशन जो था वो 1374 है। तो यहाँ पे मैंने वो वैल्यू पुट कर दी 1/30 इंटू 1374, वैल्यू में निकल कर आ गई 45.8। ठीक है, एंड अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछिए जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है तो इसी वेरिएंस का मैं स्क्वायर करूंगा एंड वैल्यू आ जाएगी 6.77। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 10 पर। तो एग्जांपल नंबर 10 मेरा कह रहा है कैलकुलेट द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरा डेटा फिर से ग्रुप हो चुका है, यानी कि इधर मुझे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिली है। देखो 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, जब ऐसा ऑब्जर्वेशन हमें दे रखे हो क्लास इंटरवल्स में तो इस टाइप ऑफ ग्रुपिंग को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिग्मा स्क्वायर यानी पहले वेरिएंस निकालते हैं, पहले तो मीन निकलेगा, बट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या कहता है 1 बाय कैपिटल एन एफ आई को मल्टीप्लाई करके ये स्क्वायर इस डेविएशन का। तो जब हम इसको यहाँ पे बेसिकली नया फॉर्मूला निकल कर आ रहा है और वो क्या है कि जब हम यहाँ पे ये सब सेम रखते हैं तो एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर का आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है। ठीक है, तो ये सब जब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं तो सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस का मेरा एक नया फॉर्मूला निकल कर आता है दैट इज 1/n स्क्वायर एन सिग्मा आई 1 से n तक एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये नया फॉर्मूला है जो बेसिकली हमारी जो कैलकुलेशंस है ना उनको और ज़्यादा ईज करने के लिए आया है, कैलकुलेशंस को ईज करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। तो देखते हैं कितना ईज होगी कैलकुलेशन। अभी जो सिग्मा स्क्वायर मेरा वेरिएंस था इसी का अगर मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लूँ तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा यानी कि 1/n और इस पूरे का स्क्वायर रूट। फाइन, ठीक है, तो अब देखते हैं मेरा एग्जाम्पल नंबर 10 कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मैंने टेबल बना लिया है, ये आपका टाइम बचे, क्लास इंटरवल्स दे रखा है, फ्रीक्वेंसीज टोटल 50 आ रहा है, ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, एफ आई एक्स आई निकाला टोटल क्या 3100, टोटल क्या मीन निकालने के लिए स्क्वायर निकाला और एफ आई से मल्टीप्लाई बस फॉर्मूला पुट करना। तो मीन निकालना तो आपको आता ही है अच्छे से 1 बाय कैपिटल एन और पूरा फॉर्मूला लगा के ये 3100 आया था, है ना, डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 50 से मेरा मीन यहाँ पे निकल कर आ गया 62। ठीक है, और वेरिएंस का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो 1/50 इंटू 10050 जो कि एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर का समेशन निकल कर आया था। तो 10050 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 201 आता है, रूट 201 में भी 14.18। तो यहाँ पे हमने मीन निकाला 62, वेरिएंस निकाला 201 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 14.18 ये हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम नया फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, नया फॉर्मूला इधर तो यूज हुआ नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कैसे यूज होता है। ये पुराना फॉर्मूला था, नया फॉर्मूला कैसे होता है इससे आप कुछ ट्राई करो, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हम चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 11। तो एग्जांपल नंबर 11 मेरा क्या है कि फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। एक्स आई मुझे यहाँ पे दे रखा है फ्रीक्वेंसी, आप मुझे बताइए यहाँ पे ग्रुपिंग डिस्क्रीट हुई है या कॉन्टिन्यूअस आई है। तो यहाँ पे डिस्क्रीट ग्रुपिंग होता है यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। फिर से मैं इसको टैबुलर फॉर्म में लाऊंगा तो एक्स आई यहाँ पे एफ आई एक्स आई और ये जो मुझे सारे फॉर्मूला चाहिए थे डायरेक्ट मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपने वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दूंगा जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था 1 बाय कैपिटल एन, वेरिएंस नहीं है स्क्वायर रूट आ गया इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस यहाँ पे निकालने को हमें बोला नहीं है तो हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पे जंप करते हैं ना। ये पूरा कैलकुलेशन हमने करी, एफ आई एक्स आई के स्क्वायर का सम 9652 आया था वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, टोटल ऑब्जर्वेशन 48 थी, एफ आई एक्स आई का समेशन 614 आया था तो उसका स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, एंड इस फॉर्मूले में पुट करके हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 6.12 आ गया। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्क्यूनेस क्या होता है। ये भी आपके चैप्टर नंबर 2 में ही है। तो स्क्यूनेस हमें ये बताता है, इट टेल्स अस वेदर द डेटा इज़ नॉर्मल और अब नॉर्मल, मतलब या तो हमारा डेटा सिमेट्रिकल होगा या तो एसिमेट्रिकल होगा। अब स्क्यूनेस को हम चेक कैसे करें, यही क्वेश्चन अराइज होता है। देखो इसके 3 तरीके हैं। हम अगर मीन मोड मीडियन निकाल रहे हैं और तीनों के तीनों डिफरेंट आ गए तो हम बोलेंगे कि डेटा जो है वो हमारा स्क्यूड है। ये कीवर्ड पे ध्यान रखना, ये सारी थ्योरी बता रहा हूँ आपको अभी, ठीक है।
इसका एक एग्जांपल अटैच कर दूंगा यहीं पे एक अटैचमेंट के साथ, ठीक है। आप पहले थ्योरी देख लो, फिर क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाएगा, वो तो सारा थ्योरी पे तो बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड है। एक फार्मूला लगाना है, एक फार्मूले से कंक्लूजन आ जाएगा, बस उससे क्वेश्चन ख़त्म। उसके लिए थ्योरी पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो अगर मीन मोड मीडियन तीनों अनइक्वल आते हैं तो डेटा मेरा स्क्यूड है या फिर अबनॉर्मल है, और इसको हम एसिमेट्रिकल भी कहते हैं। इफ़ क्वार्टाइल्स हैव नॉट इक्वल डिस्टेंट, अगर क्वार्टाइल इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है तो भी हमारा डेटा स्क्यूड होता है। क्वार्टाइल आपको पहले भी बताया था ना, Q1 Q2 Q3 Q4, ये सारा तो हम डिस्कस करके आ चुके हैं, राइट, है ना। ये सब होता है, इसको कैलकुलेट करना भी बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, हाँ, इससे पिछली वीडियो में बताया था, या फिर अगर आप वन शॉट देख रहे हैं तो इसी वीडियो में बताया था, है ना। तो क्वार्टाइल्स जो होते हैं अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे ना हो तो भी हमारा डेटा स्क्यूड होता है। इफ़ इट बिकम्स विद द ग्राफ, अगर ग्राफ के साथ आ रहा है तो हमारा ग्राफ अगर बेल शेप्ड हुआ तो डेटा स्क्यूड नहीं होता है, वो नॉर्मल होता है, सिमेट्रिकल होता है। और यहाँ पे मीन मोड मीडियन तीनों सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, डेटा इज सिमेट्रिकल बेल शेप, तो मीन मोड मीडियन लाइज एट वन पॉइंट, सिर्फ इसी एक पॉइंट पे तीनों के तीनों मीन मोड मीडियन लाई करते हैं। अगर ग्राफ बेल शेप नहीं होता तो दो कंडीशन निकल कर आती है, मतलब अगर ग्राफ बेल शेप नहीं होता तो वो स्क्यूड नहीं है। तो दो कंडीशन कौन सी है, ये अलग टॉपिक है। दो कंडीशन डेटा की है, डेटा की दो कंडीशन, या तो डेटा सिमेट्रिकल होगा या तो एसिमेट्रिकल होगा। अगर सिमेट्रिकल है देन द कोरिलेशन, रेगुलेशन एंड अदर टूल्स कैन बी यूज्ड। अगर एसिमेट्रिकल है देन वी विल ट्राई टू मेक इट सिमेट्रिकल सो दैट द अदर टूल्स कैन बी यूज्ड। तो बेसिकली यहाँ पे कोरिलेशन, रेगुलेशन जो टूल्स हैं ये सारे अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, अगले चैप्टर्स में आएंगे। तो ये बेसिक सी थ्योरी थी। अगर सिमेट्रिकल हुआ तो हम यहाँ पे यह सब निकाल सकते हैं, एसिमेट्रिकल में हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। चलिए देख लेते हैं अब हम स्क्यूनेस को मेजर कैसे करेंगे। तो इसका एक बेसिक सा फार्मूला होता है m माइनस एम डी, ये हमारे पास मीन है और ये मीडियन है, तो यहाँ पे एस के का मतलब स्क्यूनेस होता है, m इज़ मीन एंड एम डी इज़ मीडियन, ठीक है। एस के का एक और फार्मूला होता है m माइनस एम नॉट, मतलब m नॉट यहाँ पे मोड है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, बेसिक सा है, कुछ इसमें डिफरेंट तो है नहीं, डिफ़िकल्ट तो है नहीं। अब तीन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आपको रिलेशन भी पता ही है, ये तो 11th 12th क्लास वाला, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड, राइट। इसे आप पता है याद कैसे रखोगे, ऐसे देखो 2 + 1 3 होता है ना, 2 + 1 3। अब 1 के साथ मोड आ रहा है, 2 के साथ मीन है, और मीडियन में सबसे ज़्यादा लेटर्स हैं तो उसके साथ 3 मीडियन आएगा ही आएगा। मोड सबसे इजी होता है तो वो फर्स्ट नंबर 1 है और फिर मीन सेकंड है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। स्क्यूनेस का एक और फार्मूला होता है विच इज़ Q3 माइनस एम डी। एम डी मेरे पास क्या है, मीडियन है, दिस इज़ मीडियन, मीडियन, या फिर मैं इसको Q2 भी बोलता हूँ, Q2 बेसिकली आपका मीडियन ही होता है, ठीक है। माइनस एम डी माइनस Q1। फिर हमारे पास आता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये भी पेपर में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसको हम β1 से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं β1 से, और इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है एस के मतलब स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, ये क्या है, मीडियन, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इसकी एक रेंज होती है जो आपने याद रखनी है और ये पेपर में पूछते भी हैं, तो इसकी लिमिट आप याद रखोगे। फिर आता है बोलेस कोफिशिएंट, जिसका ये फार्मूला है, तो आपको पेपर में डायरेक्टली बोलेगा कैलकुलेट बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, सीधा फार्मूला लगाना है। बताओ कुछ डिफिकल्ट है इसमें? Q3 Q1 ये सब कैलकुलेट करना आना चाहिए, इनके फार्मूलाज इसी वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। और ये एम डी या तो मीडियन ले लो, मीडियन, या फिर इसको हम Q2 भी बोलते हैं, दोनों सेम बात है, बिल्कुल सेम बात है दोनों, इसलिए इससे घबराना मत, ठीक है। फिर अगला डिस्कस कर लेते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन कार्ल पियर्सन एंड बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज दैट कार्ल पियर्सन मीन एंड मीडियन को यूज़ करता है, पीछे बताया था ना, 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन में था ना कार्ल पियर्सन का फार्मूला। पर बोलेस ना क्वार्टाइल को यूज़ करता है टू फाइंड स्क्यूनेस, और उसकी रेंज ये होती है, इसकी रेंज ये होती है। तो ये पेपर में फिलिप्स या एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन के लिए अगर स्क्यूनेस मेरी पॉजिटिव है तो मीन जो है वो मीडियन से बड़ा होगा, नेगेटिव है तो मीन जो है वो मीडियन से छोटा होगा। बोलेस कोफिशिएंट के लिए स्क्यूनेस अगर पॉजिटिव है तो Q3 माइनस एम डी, ये क्या है, बेसिकली ये Q3 माइनस Q2 है, तो ये जो होगा ये इससे बड़ा होगा, इम्प्लाइज दिस, एंड स्क्यूनेस नेगेटिव है तो ये इससे छोटा होगा। बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ये पूछ सकता है कि ये कंडीशन है तो स्क्यूनेस के बारे में बताओ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। ग्राफ के बेसिस पे अगर बताएं तो ऐसा ग्राफ है तो मीन मोड मीडियन सेम है यहाँ पे, क्योंकि स्क्यूनेस अगर आप देखो तो ज़ीरो होता है। पर अगर ऐसा है, देखो थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है, तो यहाँ पे मीन मोड मीडियन देखो अलग होने लग जाता है। ये देखो ये नेगेटिव स्क्यूनेस का एग्जांपल, अगर लेफ़्ट में स्ट्रेचिंग हो रही है तो यहाँ पे स्ट्रेच जो है वो लेफ़्ट में है, और लेफ़्ट साइड में ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, अगर ये है ना लेफ़्ट साइड में स्ट्रेच हो रहा है, तो मीन मोड मीडियन की वैल्यूज अलग आ रही है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात हो रही है तो जो स्ट्रेचिंग है ना वो राइट में ज़्यादा होनी चाहिए, राइट हैंड साइड पे देख लो ज़्यादा स्ट्रेच हो रखा है,
तो स्ट्रेचिंग राइट की तरफ ज़्यादा है तो यहाँ पे स्क्यूनेस इसकी पॉजिटिव होती है। चलिए अगला डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। हाँ जी, बस ये वीडियो एंड ही होने वाली है तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिए। अगला टॉपिक हम देख लेते हैं कुर्टोसिस क्या होता है। कुर्टोसिस बेसिकली एक ऐसी स्टैटिस्टिकल मेजर है दैट डिस्क्राइब्स द टेल्डनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है यहाँ पे, इंडिकेट्स हाउ मच द डेटा इज़ कंसनट्रेटेड इन इट्स टेल। टेल देख रहे हो उनकी, इन तीनों जो मैंने यहाँ पे प्लॉट करे हैं कर्व्स, इन तीनों की टेल जो है वो डिफरेंट है। तो अगर ऐसे है, मतलब अगर ये देखो यहाँ पे तीनों के कर्व्स के बेसिस के ऊपर इन तीनों को नाम अलग अलग दे रखा है, तीनों के बेसिस के ऊपर तीनों नाम अलग अलग दे रखे हैं, लेप्टोकर्टिक, नॉर्मल या मेसोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक। तो इसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। चलो बीटा 2 एंड गामा 2 को हम कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस कहते हैं। बीटा 1 एंड गामा 1 स्क्यूनेस के कोफिशिएंट है। कंडीशन इनकी ऐसे है। बीटा 2, पहले इनका फार्मूला देख लो आप। बीटा 2 का फार्मूला होता है म्यू 4 डिवाइडेड बाई म्यू 2 का स्क्वायर। हाँ जी, म्यू पे अभी हम आए नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। अभी हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट्स होता है ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं मोमेंट्स। तो अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। म्यू 4 डिवाइड बाई म्यू 2 का स्क्वायर। और गामा 2 का फार्मूला बीटा 2 माइनस 3 होता है। अब बीटा 1 का फार्मूला कितना था? बीटा 1 का फार्मूला ये था। दिस इज़ बेसिकली मोमेंट्स के बेसिस पे बीटा 1 का ये फार्मूला है, म्यू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू 2 क्यूब। ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे ये, तो यहाँ पे बोल सकता है आपको कैलकुलेट बीटा 1, और ये हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे म्यू 2 जो है वो वेरिएंस है, एंड वेरिएंस हमेशा स्क्वायर में होता है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पूरी टर्म पॉजिटिव ही आएगी।